This call is now being recorded. Hello. Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sir, you're audible. Okay. Electrophoresis, it is the migration of biomolecules in an applied electric field. So in this lecture, we will consider the electrophoresis, especially the gel electrophoresis, and it will include the general principles, factors affecting the electrophoresis, types of electrophoresis, gel electrophoresis, and their applications. So in general principle, electrophoresis is the differential movement of the migration of charged molecules or ions in solutions with response to an applied electric current. So it separates the molecule according to their size and charges. The negatively charged molecules, ions, will be attracted towards the anode, that is the positive electrode, and positively charged ions known as cations, they will migrate towards the cathode, that is the negative electrode. And this picture, it is showing here. Actually, ma'am, this class. सॉरी, ये जूलॉजी की क्लास है ना, 1 मिनट है। हाँ, उसमें सबिता Yes, मैडम ma'am. बोलना है। मैम डॉक्टर सबिता मैम की क्लास है आज। हाँ, सॉरी। इट्स ओके मैम। हेलो। Yes, ma'am. हाँ, दरअसल Yes, गड़बड़ ma'am. जोड़ दिया है, रुको 1 मिनट, है ना, उसको सही कर It's शायद okay, ma'am. बॉटनी में होगी क्लास आज ये। हाँ, ये बॉटनी मैडम जिसमें जुड़ जाएंगी। ओके। मैम वो लिंक थोड़ा चेंज हो गया होगा। Hello. Yes, ma'am. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा माइक आप लोग अपना ऑन कर लीजिएगा और जहाँ भी कंफ्यूजन है आप पूछिएगा उसी समय हमसे, ठीक है? Okay, ma'am. कहीं अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसी समय पूछिएगा। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा है, तो मुझे भी थोड़ा अंदाज लगाना पड़ रहा है। कुछ बच्चों को ही मैं पहचान रही हूँ। यस मैम, मैं भी आपको जानती हूँ, राजलक्ष्मी मैम, देवी, जिन्होंने एमएससी किया है। मैम नीतू पांडे। हाँ, कुछ बच्चों को तो पहचान रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, अब फेस टू फेस में थोड़ा Yes, फर्क ma'am. होता है। Yes, चलो ma'am. फिर कोई नहीं, हम आगे अपना शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पिसीज यस मैम। दिख रहा है ना? यस मैम। तो आप, मुझे जो टॉपिक Yes, ma'am. आपको दिया गया है वो दिया गया है फिशरी साइंस। ओके, हेलो? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, फिशरी साइंस दिया गया है। Yes, ma'am. हाँ, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हर बच्चा अलग स्ट्रीम से है, ठीक है? अब फिशरी साइंस समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझना फिश, क्योंकि आपका जो पहला टॉपिक उसमें दिया है वो फ्रेश वाटर फिशेज ऑफ इंडिया दिया है पहला टॉपिक सिलेबस में। Yes, ma'am. Yes, मैम। फ्रेश वाटर फिशेज ऑफ इंडिया। तो फ्रेश वाटर फिशेज जानने से पहले सबसे पहले जानना है कि फिशेज हैं क्या। तो आप में से कोई बताएगा किसको फिश बोलते हैं? व्हाट इज फिश? एनीवन? हेलो? Yes, ma'am. हेलो? हाँ बेटा, कुछ जो Ma'am, आइडिया fish is लग a रहा हो aquatic कोई animal. बताने के बाद। हाँ, बोलिए। नहीं आ रहा है वो भी बताइए, फिर मैं बताऊं ना आगे। मैम नहीं पता, आप बताइए। नहीं पता। फिश इज एन एक्वेटिक एडिबल एनिमल। Yes, ma'am. Fish is an Aquatic edible animal which has fins and gills both. क्या कोई इसके अलावा ऐसा एनिमल है जिसमें जो एक्वेटिक एडिबल एनिमल है और उसमें गिल भी है और फिन भी है फिश के अलावा?
फिश के अलावा कोई ऐसा एनिमल आपके नॉलेज में है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। बेटा माइक आप लोग अपना ऑन रखिए, फिर मैं इंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगी ना, देख भी नहीं पा रही हूँ और आप लोग बोलेंगे भी नहीं तो फिर मुश्किल होगा मेरे लिए थोड़ा सा, ठीक है? आपका इसके अलावा कोई ऐसा एक्वेटिक एडिबल एनिमल है जिसमें कि ऐसा पाया जाता है, गिल भी हो और गिल भी है और फिन भी है? नहीं है ना? नो मैम। नहीं। तो फिश का डेफिनेशन क्या हो गया? फिश इज एन aquatic edible animal which has gills and fins both. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है Pisces, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम Pisces, ब्रैकेट में लिखा है फिश, ठीक है? यस मैम। अब Pisces को क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप्स में। कौन कौन है जो फिश में आते हैं? पहला है इलास्मोब्रैंक्स, दूसरा है होलोसिफिलाई, तीसरा है डिप्नोई, चौथा है टीलोस्टोमाई। इलास्मोब्रॉन्काई जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और माउथ जो होता है वो नीचे की ओर होता है, उनका जो फेस होता है उसमें माउथ नीचे की ओर होगा, हाइपो माउथ होगा। दूसरा कैटेगरी है होलोसिफिलाई का, जिसमें स्केल्स नहीं प्रेजेंट होंगे और विप लाइक टेल होगी, ठीक है? टेल लंबी होगी, विप लाइक होगी। तीसरी कैटेगरी है साइक्लॉइड स्केल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं और बॉडी ईल लाइक होती है जिसको डिप्नोई बोलते हैं। चौथी कैटेगरी है जिसमें कॉस्मॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और माउथ टर्मिनल होता है, यानी बिल्कुल सीध में होगा माउथ, नॉर्मल जैसे हम लोग का माउथ है वैसे नॉर्मल टर्मिनल माउथ होगा। और यही टीलोस्टोमाई जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें टीनॉइड स्केल प्रेजेंट होता है, वो अगेन डिवाइडेड इनटू लोब्ड फिन, फ्लैशी बोनी लोब्स, और दूसरा कैटेगरी है, पहला कैटेगरी है क्रॉसोप्टेरिगाई का और दूसरा कैटेगरी है एक्टिनोप्टेरिगाई का, जिसमें कि पेयर फिन प्रेजेंट होता है विदाउट फ्लैशी बेसल लोब्स। तो आपको जो पढ़ना है फ्रेश वाटर फिशेस या बोनी फिशेस जो आपके सिलेबस में है या आप जो पढ़ते हैं जिनके बारे में, वो सारी फिशेस लगभग किस में आती हैं? एक्टिनोप्टेरिगाई में आती हैं, बोनी फिशेस जिनको कहते हैं। या फिर जो आप ये शार्क्स वगैरह पढ़ते हैं, ये सब जो है किसमें आता है? इलास्मोब्रॉन्काई में आता है। हेलो, यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. ब्रॉन्काई में आता है। और जितनी भी बोनी फिशेस हैं वो बोनी फिशेस किस में आ जाती हैं? एक्टिनोप्टेरिगाई में आ जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए आप, एक्टिनोप्टेरिगाई। एक्टिनोप्टेरिगाई जो सब क्लास है वो भी काफी बड़ा क्लास है, लेकिन हमारे सिलेबस में चूंकि सिर्फ फ्रेश वाटर फिशेस ऑफ इंडिया ही मेंशन है, तो हम किसी भी मरीन फिश की बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी है फ्रेश वाटर फिशेस की। अब ये जो एक्टिनोप्टेरिगाई जो क्लास है, सब क्लास है, इसको अगेन डिवाइड करते हैं कैरेक्टर के बेसिस पे 2 में। फर्स्ट क्या है? हेड इज प्रोलॉन्ग्ड इनटू बीक, हेड जो आगे की ओर बीक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और दूसरे में हेड नॉट प्रोलॉन्ग्ड इनटू बीक, यानी वो बीक की तरह आगे हेड निकला हुआ नहीं है। बीक माने चोंच की तरह, अगर चोंच की तरह निकला हुआ है तो बिलोनिफॉर्मिस होगा, और अगर चोंच की तरह नहीं निकला है तो वो नॉर्मल इसमें आ गया। अब ये जो बिलोनिफॉर्मिस है इसमें कौन सी मछली है? जिनेंटोडॉन, कौवा मछली जिसको कहते हैं। और इसमें क्या कैरेक्टर दिखाई दे रहा है? लोअर एंड अपर जॉ ऑफ बीक इज ऑफ इक्वल लेंथ। लोअर और अपर जॉ कैसा है? दोनों बराबर लेंथ का है, यानी दोनों चोंच जो है वो बराबर लेंथ का है। अगर बराबर लेंथ का है तो वो जिनेंटोडॉन होगा, और अगर अनइक्वल है तो वो हेमीरैम्फस होगा, ठीक है? ये किसमें हो गया? अगर हेड बीक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो, और अगर बीक के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ है तब क्या है? बॉडी ईल लाइक है, यानी अगर ईल की तरह बॉडी है, सांप की तरह, तब क्या है? और फिर अगर ईल लाइक नहीं है तब क्या है? अगर ईल लाइक है तो फिर से अगेन इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डोर्सल फिन विद स्पाइन, डोर्सल फिन विदाउट स्पाइन, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर दिया गया अलग ग्रुप में। अब हम इसमें आ जाते हैं, बॉडी अगर ईल लाइक नहीं है तो, अगर ईल लाइक नहीं है तो फिर क्या है? स्केल्स होंगे बॉडी पे, हेड पे उसके स्केल होगा, जो भी फिश होगी उसके हेड पे स्केल दिखाई देगा,
और एक फॉर्म क्या दिखाई दे रहा है जिसमें हेड विदाउट स्केल है, हेड पे स्केल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर स्केल दिखाई देगा तब फिर दो कंडीशंस आती हैं, डॉर्सल फिन विद स्पाइन और डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइन। अगर ये आपकी फिश है यहां बनी हुई, तो ये जो फिन आपको दिखाई देता है दैट इज डॉर्सल फिन, दिस इज पेक्टोरल फिन जो अपर कुलम के पास है, दिस इज पेल्विक फिन जो पेल्विस रीजन के पास होगा, एनस के पास जो होगा दैट इज एनल फिन, और ये पीछे जो पूंछ की ओर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉडल फिन, ये कॉडल फिन, ये एनल फिन, ये कौन सा फिन है? हेलो हेलो मैम पेल्विक फिन। पेल्विक फिन, वेरी गुड मैम पेल्विक फिन। हाँ पेल्विक है। और ये कौन सा फिन है? पेक्टोरल फिन। मैम लास्ट वन टेल के पास जो है वो कॉडल फिन। हाँ लास्ट वन इज कॉडल फिन, उसके पहले है एनल फिन, उसके पहले है पेल्विक फिन, और आगे की ओर जो अपर कुलम के पास आपको दिखाई दे रहा है दैट इज पेक्टोरल फिन, और ऊपर डॉर्सल साइड में जो दिखाई दे रहा है दैट इज डॉर्सल फिन। ये डॉर्सल फिन है, ये पेल्विक फिन है, पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन या इसी को वेंट्रल फिन कहते हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एनल फिन, और ये जो दिख रहा है वो कॉडल फिन। तो इस तरह से कई तरह के फिन्स फिश के बॉडी में प्रेजेंट हैं, उन कैरेक्टर्स के हिसाब से बॉडी को फिर से डिवाइड किया गया। अगर हेड पे स्केल है, हेड ये पोर्शन है, हेड पे स्केल है, तो क्या देखेंगे कि डॉर्सल फिन पे स्पाइन है कि नहीं है। अगर डॉर्सल फिन पे स्पाइन है तो 4 स्पाइन है कि 5 स्पाइन है, 4 स्पाइन है तो मुगिली फॉर्मिस होगा, 5 स्पाइन है तो पर्सी फॉर्मिस होगा। सेम ऐसे इधर देखेंगे, डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइन है अगर, तो उसको बोलते हैं ओफियोसिफेली फॉर्मिस। ओफियो का मतलब होता है सांप, बॉडी कैसी है? सांप जैसी। सांप के बॉडी पे आपको, सांप के हेड पे भी तो दिखाई देता है स्नेक के हेड पे स्केल्स। यस मैम। दिखते हैं ना? यस मैम। स्नेक का स्ट्रक्चर अगर याद कीजिए तो स्नेक के हेड पे स्केल दिखता है, तो स्केल दिखाई देता है। तो ये, और डॉर्सल फिन विदाउट स्पाइन है, यानी ऊपर की ओर जो है बिना स्पाइन के है डॉर्सल फिन, चिकना है, तो इसको बिल्कुल ये सांप जैसा देखने में आगे से लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओफियोसिफेली फॉर्मिस। इसको रखा गया है ओफियोसिफेली फॉर्मिस ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हेड विदाउट स्केल। अगर हेड विदाउट स्केल है यानी हेड पे कोई स्केल नहीं पाया जा रहा है, तब क्या देखते हैं? डिस्टिंक्ट वेंट्रल फ्लोट। ये मछली अगर ये बनी हुई है तो अगर इस तरह से ये फ्लोट, इसका ये नीचे का जो पोर्शन है ये अगर गोल है और समझ में आ रहा है वेंट्रल फ्लोट, तो डिस्टिंक्ट है, तो उसको बोलते हैं टेट्राडोंटिफॉर्मिस, जिसमें कि टेट्राडॉन फिश आती है जिसका स्किन जो है वो बहुत पॉइजनस होता है। अगर उसको आप टच भी कर लेते हैं तो वो काफी टॉक्सिक होता है, डेथ तक हो जाती है लोगों को, और अगर इन्हें उसको खा लिया, इंगल्फ कर लिया, तब तो और भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। डिस्टिंक्ट वेंट्रल फ्लोट अगर प्रेजेंट है तो टेट्राडोंटिफॉर्मिस, और अगर फ्लोट नहीं है यानी मछली बिल्कुल आपको ऐसे दिख रही है नॉर्मल सी, फ्लोट नहीं है यानी नीचे की ओर फूला हुआ एरिया नहीं है, तब क्या है? उस कंडीशन में भी फिर 2 पॉइंट्स आते हैं, एब्डोमेन कील्ड है, सिरेटेड है, या एब्डोमेन कील्ड या राउंडेड है। कील्ड और सिरेटेड का क्या मतलब है? नौकाकार, जैसे नाव बनती है तो ऐसे आके बनती है नाव, यस मैम। ये होता है ना नाव Yes, का ma'am. कील्ड, यस मैम। ठीक है। और 2 पोर्शन आके नाव का मिलता है, अगर हथेलियों को मिलाइए आप आपस में तो 2 को मिलाइए तो कैसा तिकोना सा नीचे बनता है, हथेली को मिलाइए आपस में, जोड़िए नीचे, ऊपर का ओपन रखिए और सिर्फ नीचे का ज्वाइंट कीजिए, तो नीचे का अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो कैसा बनता है? नीचे नुकीला सा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कील्ड। और सिरेटेड माने ऐसे ऐसे सिरेशंस बने होंगे, जैसे कि आरी में होता है, आरी तो देखी है ना सबने? यस मैम देखिए। हाँ, आरी में सीरेशंस बने होते हैं, तो इस तरह का सीरेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो दैट बिलोंग्स टू क्लूपीफॉर्मिस, जिसमें कि चीतल मछली आती है, नोटोप्टेरस चिताला। दूसरा कैरेक्टर क्या था? एब्डोमेन कील्ड और राउंडेड। अगर एब्डोमेन कील्ड भी है लेकिन वो राउंडेड होगा, इस तरह के सीरेशंस जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के सीरेशंस नहीं दिखाई देंगे उसमें। तो अगर नहीं दिखाई देंगे तो वो किस को बिलोंग करेगा? साइप्रिनी फॉर्मिस को।
और यही साइप्रिनिफॉर्मिस है जो मेन फिशेस जो खाई जाती हैं, एडिबल फिशेस, और फ्रेश वाटर फिशेस जो मिलती हैं, मेन फिशेस जो हैं वो बिलोंग साइप्रिनिफॉर्मिस से ही करती हैं। और ये साइप्रिनिफॉर्मिस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और उसका कैरेक्टर क्या है? बॉडी नॉट कवर्ड विथ स्केल। अगर बॉडी स्केल से कवर्ड नहीं है, बॉडी चिकनी है, तो कौन सा है? साइलुरी। और अगर बॉडी स्केल से कवर्ड है तो क्या है? साइप्रिनी। साइप्रिनी यानी बॉडी अगर स्केल से कवर्ड है तो क्या हो जाएगा? साइप्रिनी। और बॉडी अगर स्केल से नहीं कवर्ड है तो क्या हो जाएगा? साइलुरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है? क्योंकि ये जो साइलुरी आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बॉडी स्केल से कवर्ड नहीं है, इसमें वो मछलियां आती हैं जिनको हम कैट फिशेस कहते हैं। सुना है नाम कैट फिशेस? यस मैम, कैट फिशेस, स्केललेस फिशेस। यस हाँ, कैट फिशेस। कैट फिशेस इसलिए कहते हैं उनको क्योंकि उनके पास बार्बस होते हैं। यस मैम। कैट को देखा, उसमें बाल दिखाई देता है उसके मुंह पे। यस मैम। उनके पास अपर लिप्स वाला जो रीजन है उनका, उसके पास बाल दिखते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा दिखता है, तो इसीलिए उनको कैट फिशेस कहते हैं, क्योंकि ये मछलियां ऐसी होती हैं जहां माउथ के पास उस तरह के बार्बल्स या स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, पतले पतले। वो इसी ग्रुप में पाया जाएगा। साइलुरी में ही मिलेगा कैट फिशेस, साइप्रिनी में नहीं मिलेगा। साइप्रिनी में मछलियां ऐसी मिलेंगी जो कि स्केल्स जिनके बॉडी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। अब आ गया साइप्रिनी। ये मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को कंटेंट, ताकि दिक्कत ना हो। साइप्रिनी, अब साइप्रिनी में क्या है? स्केल्स अगर लार्ज हैं, डिस्टिंक्ट और प्रोमिनेंट हैं तो साइप्रिनिडी है, जिसमें कि लेबियो, क्रॉसोचिलस, सिरिनस, पुंटियस, टॉरटॉर, जिसको आप महाशीर कहते हैं, सुना भी होगा। महाशीर मछली पहाड़ों में पाई जाती है। रासबोरा, एस्बिटोपेरिया, एसोमस, ये सारी मछलियां जो है किस में पाई जाती हैं? ये जो साइप्रिनिडी दिख रहा है उसमें पाई जाती हैं। और दूसरा साइप्रिनी को बांटा गया किसमें? स्केल्स। एक में तो डिस्टिंक्ट है यानी प्रॉपर दिखाई दे रही हैं स्केल, प्रोमिनेंट है। और दूसरा कौन सा है? जिसमें स्केल्स रूडिमेंट्री हैं, एम्बेडेड इन द स्किन। वो स्किन में एम्बेडेड है, क्लियरली वो दिख नहीं रहा है, तो दैट फैमिली इज कॉल्ड एज कोबाइटिडी। अब कोबाइटिडी को 2 में बांटा गया है, कॉर्डल फिन फोर्क्ड होगा और कॉर्डल फिन राउंडेड होगा। दिस इज कॉर्डल फिन। अगर ये मछली है आपकी तो दिस इज, ये मछली है तो ये कॉर्डल फिन। फोर्क्ड माने ऐसे बटा हुआ, दिख रहा है ये फोर्क्ड है। यस मैम। ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे 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 बना हुआ होगा। ठीक है, फोर्क्ड होगी। और अगर डॉर्सल फिन राउंडेड किसको कहेंगे? अगर ये मछली है इस तरीके से और डॉर्सल फिन आपकी ऐसे है, दिख रहा है? फोक है या कहीं कटिंग है कॉर्डल फिन में? नहीं मैम। नहीं ना, बिल्कुल राउंडेड अगर है। अगर राउंडेड है तो वो उसमें मछली कौन सी होगी? लेपिडोसिफेलिक्थिस। और अगर कॉर्डल फिन फोक्ड है तो उसमें बोटिया डेरियो। एक ही मछली है, एक ही एग्जाम्पल है इसका, और कोई एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सब ये जो आपको दिखाई दे रही है जितनी भी मछलियां, डेनियो, बेरिलियस, टॉर, ये जितनी भी ऑस्टियोब्रामा, एसोमस, ये सब किस में आ जाता है? जिसमें कि स्केल्स डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं फिश में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी मैम। सभी को क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है साइलुरी, जिसमें कि डिवीजन साइलुरी, जिसमें कि हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें स्केल्स बॉडी पे नहीं प्रेजेंट होता है। अब स्केल्स अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो कुछ तो कैरेक्टर लेंगे जिससे कि हम मछली को पहचान पाएंगे। कौन से कैरेक्टर हैं वो? डॉर्सल फिन विद स्पाइन। अगर डॉर्सल फिन पे स्पाइन है यानी कांटा है, अगर प्रेजेंट है कांटा तो फिर इतने सारे ग्रुप्स में इसको बांटा हुआ है। और अगर नहीं प्रेजेंट है तब क्या है? अगर वो स्पाइनलेस है तब क्या है? एनल फिन लॉन्ग विद मोर देन 45 रेज। अभी हम आगे स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे मछलियों के तो आप पहचान पाएंगे उसको। अभी यहाँ पे देखिए एनल फिन, डॉर्सल फिन विद स्पाइन। डॉर्सल फिन पे स्पाइन है लेकिन एनल फिन यहाँ पे शॉर्ट है, दिख रहा है? और यहाँ पे क्या है?
डॉर्सल फिन स्पाइनलेस है लेकिन एनल फिन लॉन्ग है, एनल फिन लंबी होगी। यानी अगर ये मछली का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरह से मछली बनी हुई है, तो एनल फिन शॉर्ट यानी सॉरी एनल फिन शॉर्ट माने ये छोटा, ये एनल फिन दिखाई दे रहा है शॉर्ट, ठीक है। और अगर एनल फिन लॉन्ग कह रहा है इसका मतलब क्या है, ये पूरा यहां तक फैला हुआ है, आगे से लेके पूरा पीछे तक एनल फिन फैली हुई है। अगर फैली हुई है तो एनल फिन लॉन्ग कहलाएगा और डॉर्सल फिन स्पाइनलेस होगा। अब हम इधर आते हैं जहां पे हम कह रहे थे डॉर्सल फिन विद स्पाइन, विद स्पाइन है और एनल फिन शॉर्ट है, तब क्या है, एनल मॉडरेट, मॉडरेट माने मीडियम, मीडियम है 28 रेज प्रेजेंट है। और अगर छोटा है एनल फिन शॉर्ट लेस देन 28 रेज है तो एडिपोज एब्सेंट और एडिपोज प्रेजेंट, दो कंडीशन है। अब आपको दिमाग में आएगा एडिपोज क्या होता है। एडिपोज इज अ टिश्यू, फैट टिश्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फिश। तो चूंकि ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए जब हम फिश फॉर्मूला लिखा जाता है या फिश को बताया जाता है तो उनको ये बताया जाता है कि एडिपोज इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। और ये सिर्फ इसमें फिन रेज प्रेजेंट नहीं होंगी, ये जो दिख रहा है आपको जिसमें हम लाइन बना रहे हैं, फिश के बॉडी के ऊपर हम लाइन बना रहे हैं फिन जी में, मैम। वो जो लाइन बना रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स फिन रेज, फिन की धारियां बता रहा है। और ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे फिन रे प्रेजेंट नहीं है, ये दिख रहा है पीछे जो मैंने बनाया है डॉर्सल फिन के, Yes, ma'am. स्ट्रक्चर दिख रहा है, Yes, that is ma'am. Yes, called ma'am. as adipose tissue. This is Oh, adipose. Okay, ma'am. और इस एडिपोज में कोई भी फिन रे प्रेजेंट नहीं होता है, और ये सभी के बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है। किन में प्रेजेंट होगा, सिसोरिडी फैमिली के मेंबर्स जो होंगे उनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम इसको आगे बताएंगे कि सिसोरिडी फैमिली में कौन आते हैं। सब में नहीं प्रेजेंट होता है एडिपोज, कुछ में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इधर हम आ जा रहे हैं जहां पे एनल मॉडरेट है, तो मॉडरेट है तो क्या दिख रहा है, डॉर्सल फिन रेड, यानी डॉर्सल फिन पे रे प्रेजेंट होगी, रेड डॉर्सल प्रेजेंट, ये लिखा है रेड डॉर्सल प्रेजेंट, दिख रहा है ना, हेलो, Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जिसमें कि डॉर्सल फिन पे रे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, वो मछली हो गई एलिया। और जिसमें कि प्रेजेंट है वो फिर से दो पार्ट में बट गया, तीन पार्ट में सॉरी बट गया, कौन सा, वन पेयर बार्बल प्रेजेंट होगा। बार्बल यानी वही जो हम कह रहे थे फिश के माउथ वाले पोर्शन में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये दिख रहा है जिसको हम कह रहे थे कैटफिशेस में पाया जाता है मूछें, तो मूछ हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बार्बल कहते हैं। तो फिश के माउथ के पास अगर बार्बल प्रेजेंट है तो वो किस में आता था, साइलूरी में आता था। और अगर एक पेयर बार्बल प्रेजेंट है तो वो मछली हो गई सिलोनिया, और अगर दो पेयर बार्बल प्रेजेंट हो गई तो वो हो गई पंगेशियस, जो खाई भी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनलेस फिश। जो लोग मछली खाते होंगे जानते होंगे, मार्केट में जा कोई मछली खाता है इसमें से, कोई बच्चा मछली खाते हैं, तो बोनलेस फिश खाई है? Yes, ma'am. नहीं खाई है। मार्केट में अगर आप जाइए कहीं होटल में या रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करिएगा तो वहां पे बोनलेस फिश ही देते हैं। तो बोनलेस फिश में अगर आप अपने से स्पेशली आप नहीं बताएंगे कि हमको कतला या रोही या ये पर्टिकुलर फिश चाहिए, तो वो आपको बोनलेस में यही देते हैं, पंगेशियस। कोई भी मछली बोनलेस नहीं होती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ क्या बताया था कि ये सारी फिशेस क्या हैं, बोनी फिशेस हैं, यानी इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो ऑसिफाइड होगा, बोन का बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ नहीं होता है। तो बोन तो प्रेजेंट है, लेकिन कैसे प्रेजेंट होगा, बॉडी के ठीक बीचों बीच प्रेजेंट होगा, यानी स्किन में एम्बेडेड कोई भी चीज नहीं होगी, उसका कोई भी पार्ट, उसके एंडोस्केलेटन का कोई भी पार्ट स्किन के अंदर एम्बेडेड नहीं होगा। तो अगर फिश को बीच से फाड़ दिया जाए तो आराम से इसमें इजीली फिश का जो स्केलेटन है बीचों बीच प्रेजेंट होने की वजह से वो इजीली रिमूव आउट किया जा सकता है और फिश फ्लैश अगल बगल से निकाल लिया जाता है।
इसी वजह से ये फिश काफी पॉपुलर है। इसमें 2 पेयर बार्बल प्रेजेंट है, और अगर 4 पेयर बार्बल प्रेजेंट है तो उसमें आ जाती है यूट्रोपिक्थिस, और 2 कंडीशंस और हैं, क्लूपीसोमा और स्यूडोट्रोपियस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इधर। तो अगर आप इधर देखिए एडिपोज प्रेजेंट वाले कंडीशन में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 4 पेयर बार्बल्स प्रेजेंट है जिसमें कि मिस्टस आता है, और 3 पेयर बार्बल प्रेजेंट है जिसमें कि रीता रीता आती है मछली, जिसको रीता बोलते हैं। मिस्टस जिसको टेंगरा बोला जाता है, सुना भी होगा आपने। फिर आपको इधर दिखाई दे रहा है डॉर्सल फिन वेरी शॉर्ट, जिसमें बार्बल 4 पेयर्स हैं, बार्बल 2 पेयर्स हैं। अब हर जगह आप देखिए कि बार्बल की बात हर जगह की जा रही है, तभी मैंने कहा था कि साइलुरी एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कैटफिशेस प्रेजेंट होती हैं, बाकी कहीं भी कैटफिशेस नहीं होती हैं। बार्बल अगर 4 पेयर हैं तो क्या है, हेट्रोप्न्यूस्टिस होगा उसमें, और अगर बार्बल जो है वो 2 पेयर है तो उसमें वलेगो और ओम्पोक होगा। तो ये मछलियां, हेट्रोप्न्यूस्टिस सुना होगा आपने नाम, सिंगी मछली। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिसोरिडी फैमिली, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि बॉडी कवर्ड विथ बोनी प्लेट्स, 3 पेयर बार्बल्स प्रेजेंट। अब इसमें अगर देखिए तो बगेरियस, नांगरा, गगाटा, ग्लिप्टोथोरैक्स, हारा, ये सारी मछलियां प्रेजेंट हैं। किस बेसिस पे प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है कि बॉडी पे बोनी प्लेट्स कितने हैं और बार्बल्स की संख्या क्या है। यहाँ भी देखिए 3 पेयर बार्बल्स मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे अगर 4 पेयर बार्बल्स हैं तब क्या है, 4 पेयर बार्बल्स है तो ग्लिप्टोथोरैक्स है, और अगर 3 पेयर बार्बल्स हैं तो बगेरियस है। सॉरी, एडहेसिव एपरेटस प्रेजेंट है। उसके अलावा एडहेसिव एपरेटस क्या कहते हैं, जो कि सबस्ट्रेटम से चिपकने में मछली को मदद करता है। अब जैसे ये मछली का बैक पोर्शन है, माउथ वाला पोर्शन, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये दिख रहा है, ये माउथ पोर्शन में इस तरह का एपरेटस पाया जा रहा है जो कि एडहेसन में काम करता है, यानी इसमें एंकर्स या हुक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, तो ये एडहेसिव एपरेटस कहलाता है, यानी चिपकने में मदद करने वाला। तो अगर इस तरह का कोई चीज प्रेजेंट है तो वो ग्लिप्टोथोरैक्स है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तब नांगरा, गगाटा, हारा और एरेस्थिस्टिस ये मछलियां हो सकती हैं। तो बाकी ये आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हम बात कर रहे थे फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन सी हैं इंडिया में। तो बेसिकली इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो इनलैंड सिस्टम है, इसको हम बाद में टेकअप करेंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसको अभी मैंने नहीं लिया है आपके लिए। इनलैंड सिस्टम अगर देखा जाए, इनलैंड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे पानी जो है लैंड के बीच में प्रेजेंट है। आप लोग जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड का अगर आप ग्लोब का नक्शा देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, 3/4 वाटर है और 1/4 ही लैंड एरिया है ना? Yes, ma'am. 1/4 ही लैंड एरिया। ये अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें भी इंडिया का थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है मीडियम में, क्योंकि हमें वही एरिया दिखाना था जहां पे गंगा रिवर है, तो इस वजह से हमने फोकस सिर्फ उसी एरिया को किया है, गंगा जो जोन है उसी को फोकस किया गया है। अब यहाँ पे जब इंडिया का आप नक्शा देखते हैं तो यहाँ भी तो ऐसा है कि पानी जो है वो लैंड एरिया में है। एक तो पानी वो हो गया जो लैंड एरिया के बाहर है, दैट इज सी वाटर। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है किनारे, दैट इज सी वाटर। Yes, और ma'am. ये जो ब्लू लाइंस पतली पतली लैंड एरिया में दिख रही हैं, ये क्या दिखा रहा है कि वो ऐसा वाटर जो कि लैंड एरिया के बीच में है, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनलैंड सिस्टम, यानी जो लैंड के अंदर पाया जाता है। अब लैंड के अंदर भी पानी कई फॉर्म में पाया जाता है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। कौन कौन सा फॉर्म है? पहला हो गया रिवराइन सिस्टम, रिवराइन, ठीक है। दूसरा हो गया एस्चुरी सिस्टम, ठीक है। तीसरा हो गया कोल्ड वाटर सिस्टम। चौथा हो गया लेकस्ट्राइन या लॉस्ट्राइन सिस्टम। यही तो सिस्टम होता है।
एक हो गया रिवेराइन, Yes, ma'am. दूसरा हो गया एस्चुराइन, तीसरा हो गया कोल्ड वाटर और चौथा हो गया लॉस्ट्राइन। यानी पानी जो इनलैंड एरिया में पाया जा रहा है वो ऐसे ही पाया जा रहा है, उसको कैटेगराइज 4 कैटेगरी में ही किया गया है, या तो रिवर के फॉर्म में होगा, या एस्चुरी के फॉर्म में होगा, या कोल्ड वाटर जो झरनों से निकल रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने से जो पानी बन रहा है और हाई माउंटेन एरिया में जो पानी प्रेजेंट है स्ट्रीम्स के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड वाटर, जिसका टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उसको बोलते हैं कोल्ड वाटर सिस्टम। चौथा है लॉस्ट्राइन। लॉस्ट्राइन में सारे लेक्स, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, लेकस्ट्राइन या लॉस्ट्राइन सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से 4 तरह का आपका इनलैंड वाटर सिस्टम प्रेजेंट है, चाहे वो इंडिया हो चाहे आउटसाइड द इंडिया हो, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया को ही फोकस में लेके बात करेंगे। अब ये जो रिवराइन सिस्टम आपको दिख रहा है, रिवराइन सिस्टम का मेजर पार्ट जो होता है दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा सबसे बड़ी नदी अगर देखा जाए जहां से फिशेस निकाली जाती हैं, फिश कैचिंग जहां से होती है, वो है गंगा सिस्टम। ठीक है, दूसरा सिस्टम होता है ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इसको हम बाद में समझाएंगे आपको डिटेल में, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर ईस्ट कोस्ट रीजन है, वेस्ट कोस्ट रीजन है, इंडस रिवर सिस्टम है, तो 5 तरह के रिवराइन सिस्टम्स भी हैं। लेकिन हमको किसकी बात करनी है? गंगा रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। गंगा रिवर कहां से निकलती है? गंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? व्हाट इज द मैम गंगोत्री। गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से ओरिजिनेट होता है गंगा रिवर। और कौन कौन से एरिया को कवर करता है? Ma'am, most of the northern portion. नॉर्दर्न पोर्शन। और Uttarakhand to from there to West Bengal. In West Bengal, मैम दोनों जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती हैं। हाँ, दोनों मिलती हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है, उत्तराखंड एरिया, ऋषिकेश, नेपाल एरिया, यानी ये पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया में दिख रहा है। और साथ ही साथ कहाँ दिख रहा है? ईस्टर्न एरिया है थोड़ा सा। कौन सा? बांग्लादेश का, है ना? वेस्ट बंगाल और यूपी, बिहार है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है, मेन रिवर जो है वो इन एरिया को कवर करता है। और मालूम ही है आपको कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा राज्य है ना? तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है गंगा रिवर सिस्टम। अब ये गंगा रिवर सिस्टम में अगर हम आगे आए, sorry, I think some technical error. हेलो, Yes, ma'am. हाँ, ये देखिए गंगा रिवर सिस्टम में आगे यहाँ दिया हुआ है, गंगा रिवर सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिजिनस एंड एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ फिशेस। गंगा रिवर जो है वो किसको सपोर्ट करता है? बहुत बड़ी संख्या में इंडिजिनस फिशेस। इंडिजिनस का मतलब कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजिनस? नहीं आ रहा है तो तुरंत बताइए मुझे। नेटिव फिशेस। कहाँ की नेटिव? मैम इंडिया का है, इंडिया इस वजह से इसको Indigenous इंडिजिनस बोला गया है। यस यस। और एक्सोटिक? एक्सोटिक मीन्स? मैम वर्ड नहीं प्रॉपर मिल रहा है। Harmful fishes. हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ, बेझिझक बताओ बेटा। मैम जो बाहर की फिशेस होती हैं। बिल्कुल, जो कि बाहर की होती है, यानी नॉट नेटिव ऑफ इंडिया, वो इंडिया की नेटिव नहीं है। इंडिजिनस माने जो इंडियन ओरिजिन की फिशेज हैं। ठीक है, एक्सोटिक फिशेज यानी जो आउटसाइड द इंडिया ओरिजिनेट हुई हैं, बट यहाँ लाके उनको कल्चर किया जा रहा है।
ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज एक्सोटिक फिशेस। और इंडिजिनस जो यहीं की नेटिव है, वो यहीं पे उनका ओरिजिन हुआ है, दैट इज इंडिजिनस फिशेस। तो बहुत सारी इंडिजिनस और एक्सोटिक फिशेस हैं जो गंगा रिवर में पाई जाती हैं। अब ये एक्सोटिक फिशेस यहाँ कहाँ से आ गई? क्योंकि आप जानते हैं माइग्रेशन होता है, फिशेस जो हैं वो माइग्रेट करती हैं समुद्र से मीठे पानी की ओर, यानी मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर। फिशेस का माइग्रेशन होता है, यानी मूव करती हैं। माइग्रेशन होता क्यों है, कोई बताएगा? फॉर फीडिंग एंड मैम स्पैनिंग। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। नो नो, फॉर अनुज जी सही बोला कि फॉर फीडिंग एंड स्पॉनिंग, फॉर फीडिंग एंड ब्रीडिंग पर्पस। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग भी माइग्रेट करते हैं क्या? हम लोग भी माइग्रेट करते हैं? नो मैम। नहीं करते? मैम बिल्कुल अच्छा, करते हैं। अगर आपकी जॉब अभी बाहर लग जाएगी कहीं तो जाएंगे? हम करते हैं। जाएंगे? हाँ मैम, जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे बाहर? मैम क्योंकि जॉब जाते हैं। हम भी वही काम करने जाएंगे। हमें मैम फीडिंग हम लोग करना है ना, अर्निंग प्रोसेस के लिए जाते हैं, लेकिन फिशेस में वो उनका ब्रीडिंग सेक्शन के लिए जाते हैं। ब्रीडिंग सेटअप है, हमारा क्या है मेन फीडिंग। माइग्रेशन के लिए कोई ना कोई पर्पस होता हाँ, है, किसी फीडिंग पर्पस हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अर्न करेंगे, तो अर्न करेंगे तो ही हम फीड करेंगे, ठीक है? तो पर्पस वही है, जो उनका पर्पस है अपने लाइफ को आगे बढ़ाना, पर्पस हमारा भी वही है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, ठीक है? स्मूथली लाइफ को run करना, ठीक है? नेक्स्ट है, अब इस कितनी तरह की फिशेस जो है वो पाई जाती है गंगा रिवर में? 265 फिश स्पीशीज इंक्लूडिंग द गंगेटिक मेजर कार्प्स। मेजर कार्प्स हैं, उसमें लार्ज और मुरल्स हैं, ठीक है? अब कितने तरह की कैटेगरी है जो फिशेस की है? देखिए, अगर आप मेजर कार्प्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे एक मेजर कार्प मेंशन नहीं है, लेबियो कालबासु। 4 मेजर कार्प्स होती हैं, मिस हो गया है मुझसे। पतला कतला, लेबियो रोहिता, सिरिनस मृगाला और लेबियो कालबासु। अगर चाहें तो कहीं नोट कर लीजिएगा। 4 टाइप ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स आर बीइंग प्रेजेंट इन रिवर सिस्टम। अब इंडियन माइनर कार्प्स, मेजर कार्प्स माने जो साइज में बड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा साइज अटेन करें। और कार्प कौन होती हैं? जो अभी हमने साइप्रिनिफॉर्मिस की मछलियां बताई थी पीछे, साइप्रिनी ऑर्डर, जिसमें बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होता है, वो सारी मछलियां किस में आती हैं? कार्प्स में आती हैं, जिन पे बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट हो। बॉडी का साइज चूंकि बड़ा होता है, ये एक एक मछली 4-4 किलो, 8-8 किलो, 10-10 किलो की होती है, इसीलिए ये क्या कहलाती है? मेजर कार्प। जिस मछली में जितना ज्यादा वेट होगा जिसका, उतना ज्यादा उसमें फ्लैश होगा, और मेन जो रोल है वो तो फ्लैश का ही है। फिश फ्लैश की ही डिमांड है, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस होता है। आगे बताएंगे आपको टॉपिक जब कवर करेंगे तो मेजर कार्प्स उनको कहते हैं जिसमें कि साइज जो मछलियां बहुत बड़ा अटेंड करे साइज, यानी जिनका वेट बहुत ज्यादा हो। दूसरा है माइनर कार्प्स, यानी जो छोटी होती हैं साइज में, बहुत ज्यादा वो साइज अटेन नहीं करेंगी। लेबियो की भी कुछ स्पीशीज हैं, लेबियो फेम्ब्रिएटस, यहाँ पे गलती से मुझसे यहाँ मेंशन हो गया है। लेबियो कालबासु बिलोंग्स टू इंडियन मेजर कार्प, नॉट इन माइनर कार्प। अब ये लेबियो बाटा, लेबियो कुंटियस, ये सब सारी मछलियां जो हैं वो माइनर कार्प में आती हैं। ये साइज में छोटी होती हैं काफी, लेकिन कार्प्स ये भी होती हैं। लार्ज कैट फिशेस, वो मछलियां जिनमें बार्बल प्रेजेंट होता है, अभी हमने बताया भी आपको, रीता, बगेरियस, पेंगेशियस, वलेगो, मिस्टस, ओमपोक, ये सारी मछलियां जो हैं वो कैट फिशेस कहलाती हैं। अभी हमने पीछे बात की थी कि एब्डोमेन कील्ड एंड सीरेटेड, कहा था ना? आरी जैसा सीरेशन पाया जाएगा एब्डोमेन के पॉइंट पे। वो मछली होती है नोटोप्टेरस, जो कि क्लूपीफॉर्मिस में आती है। पीछे अभी हम बताए भी थे आपको क्लूपीफॉर्मिस, जिसमें चीतल मछली आती है। नोटोप्टेरस चिताला और नोटोप्टेरस, इसकी 2 स्पीशीज हैं इस मछली की। इसको कॉमनली, हाँ
नहीं, लंग फिशेस नहीं, लंग फिशेस तो डिप्नोई में होती हैं, इसीलिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में ही बताया। डिप्नोई में लंग फिशेस आती हैं। लंग फिशेस ये नहीं है, ये सारी फिशेस जो है वो बोनी फिशेस हैं। दीज ऑल फिशेस बिलोंग टू बोनी एक्टिनोप्टेरिगाई फैमिली का, ठीक है ना, सब बोनी फिशेस हैं। और इसमें प्रॉपरली गिल्स और लंग्स डेवलप होते हैं। लंग फिशेस वो नहीं कहलाती हैं, गिल्स मेनली इनके रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ओके मैम, थैंक यू। इन मछलियों को नोटोप्टेरस को फेदर बैक्स कहते हैं। फेदर बैक्स यानी फेदर जो है बैक एरिया में होना। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मछली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा, और इस तरह से एनल फिन इतनी लंबी होगी और छोटी सी डोर्सल फिन होगी। नोटोप्टेरस चिताला ये दिख रहा है। तो फेदर जो है या फिन जो है वो बैक एरिया तक, पूरा पीछे तक रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेदर बैक। ये और किसी में मछली में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जो इसमें मिलेगा, इस मछली में, नोटोप्टेरस चिताला में या नोटोप्टेरस में। इसका फ्लैश काफी अच्छा होता है, बंगालीज तो काफी पसंद से खाते हैं इसको। नेक्स्ट है एक्सोटिक फिशेस। एक्सोटिक यानी जो बाहर से आई हैं, साइप्रिनस कार्पियो, पुंटियस, चन्ना, क्लेरियस, ये सब जो है वो बाहर से आई हुई हैं। अभी आप जो यहाँ पे क्लेरियस मिल भी रही है, दैट इज थाई मांगुर जिसको कहते हैं, थाई क्लेरियस। यहाँ का जो देसी क्लेरियस है वो मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो रिवर में है और उसको निकाल नहीं पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ड्यू टू माइग्रेशन पर्पस फिशेस जो है मूव करके एक जगह से दूसरे एरिया में चली गई हैं। और जो एक्सोटिक फिशेस आई हैं वो थोड़ी डोमिनेटिंग है। क्लेरियस की जो एक्सोटिक स्पीशीज है थाई क्लेरियस, दैट इज डोमिनेटिंग। तो जब डोमिनेटिंग है तो वो जो यहाँ का देशी फिश है क्लेरियस, उसको जो है उसने रिमूव आउट करना शुरू कर दिया है। तो काफी कम मात्रा में अब जो देसी क्लेरियस है या देसी मांगुर है वो मिलता है, अब वो ज्यादा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट इज क्लूपिड्स, जिसको क्लूपी फॉर्मिस की फिशेस बोलते हैं, क्लूपिड्स। हिल्सा एलिशा, सेटिपिन्ना फासा, गुडूसिया। अब ये जो आपको दिख रहा है हिल्सा इज वेरी बेनिफिशियल फिश, क्योंकि इस फिश में का जो ऑयल होता है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फैटी एसिड्स इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और हेल्थ वाइज काफी बेनिफिशियल है और टेस्ट वाइज काफी डिलीशियस है। तो काफी डिमांड में होता है हिल्सा। छोटा छोटा होता है, बहुत साइज में बड़ा नहीं होता है, लेकिन पतरा बोलते हैं इसको, लेकिन ये इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि अब कानपुर रीजन में कौन कौन सी मछलियां आपको मिलती हैं। आपको मिलती है लेबियो। लेबियो का कॉमन नेम, यहाँ पे कॉमन नेम भी हमने मेंशन कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेबियो का कॉमन नेम है रोहू। चन्ना दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, लेबियो का कॉमन नेम है रोहू, चन्ना जिसको सौर बोलते हैं, वलेगो आटू जिसको बरारी कहते हैं, क्लेरियस जिसको मांगुर बोलते हैं, मिस्टस टेंगरा, रीता को तो रीता ही बोलते हैं, जिनेंटोडॉन जिसको मैंने बोला था बीक लाइक जिसका माउथ होता है, कौवा मछली, सॉरी, पंशियस जो कि एक्सोटिक फिश है जिसको सिधरी कहा जाता है, मैस्टा सिम्बेलस जिसको बाम बोलते हैं, ये भी फिश काफी टेस्टी होती है, हेट्रोप्यूस्टस जिसको सिंघी बोलते हैं। तो ये कॉमनली कानपुर में रिपोर्टेड है। और कानपुर ही नहीं, जो और भी कानपुर के आसपास का एरिया है जो कि जहाँ पे भी फ्रेश वाटर फिशेज गंगा रिवर की हैं, वहां पे सब जगह पे ये मछलियां दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, दिख रहा होगा आपको, मेजर कार्प कतला, Yes, ma'am. सिरिनस मृगाला दिख रहा है, Yes, ma'am. सिरिनस कतला, मृगाला, लेबियो कालबासु और लेबियो रोहिता, ये चार है मेजर कार्प्स। इनको बिल्कुल रट जाइए, इन चार के अलावा कोई भी मेजर कार्प नहीं है। कैट फिशेस देखिए, सभी में आपको मूछें दिख रही हैं, सभी फिशेस में किसी में बड़ी होंगी किसी में छोटी होंगी। बेगेरियस, हेट्रोप्न्यूस्टिस, बेगेरियस दिख रही है, हेट्रोप्न्यूस्टिस दिख रही है, मिस्टस दिख रहा है और मिस्टर सिंगरा, मिस्टर सिंघाला।
और ये इधर कुछ मछलियां दिखाई दे रही हैं जो एस्चुरी फिशेज हैं, यानी जो एस्चुरी में पाई जाती हैं, नदियों में नहीं, एस्चुरी में मिलती हैं। तो ये सारी मछलियां हैं जो कि फ्रेश वाटर फिशेज हैं। एस्चुरी भी फ्रेश वाटर ही होता है, बताएंगे एस्चुरी होता क्या है नेक्स्ट टर्न पे। अब आ जाइए, फिशेस को आप पहचाने कैसे, क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर फ्रेश वाटर फिशेज हैं तो आप पहचाने कैसे। तो एक छोटा सा चार्ट इस तरह का बना लिया है मैंने, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि बुक में कहीं भी अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत वास्ट दिया हुआ है। अगर आप फिशरी की भी बुक ढूंढें तो उसमें बहुत बड़े इसमें दिया हुआ है फिश के बारे में, या फिश का जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है वो। तो एक शॉर्ट में मैंने बना लिया है, तो उसको आप लोग सभी देख लीजिएगा। बाकी नोट्स तो ये के फॉर्म में तो आपके पास रहेगा ही। क्लेरियस, जिसको मांगुर कहते हैं, बॉडी नॉट कवर्ड विद स्केल, बॉडी चिकनी होगी, बार्बल्स प्रेजेंट होंगे। दिख रहा है बार्बल्स, ये दिख रहा है, बार्बल्स प्रेजेंट होंगे। डॉर्सल फिन स्पाइनलेस, ये डॉर्सल फिन दिख रही है, लेकिन इस पे स्पाइन नहीं होगा, ये सब डॉर्सल फिन है। ये देखिए डॉर्सल फिन, ये डॉर्सल फिन, ये डॉर्सल फिन, लेकिन स्पाइन नहीं है, स्पाइन कहीं भी नहीं है, नुकीला नहीं होगा। ठीक है, अब डॉर्सल फिन लंबी है ना इसकी, डॉर्सल दिख रही है। डॉर्सल एरिया में जो होगा वो सब डॉर्सल फिन, ये पूरा डॉर्सल एरिया है, ये पूरा जो आपका एरिया दिख रहा है दैट इज डॉर्सल एरिया, और ये जो एरिया दिख रहा है दैट इज वेंट्रल एरिया। ठीक है, अब ये जो आप डॉर्सल फिन है वो वेरी लॉन्ग है, और पेक्टोरल फिन विद स्पाइन है। पेक्टोरल फिन में स्पाइन पाया जाता है, लेकिन डॉर्सल फिन में स्पाइन नहीं पाया जाता। और साथ में एक और क्या कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सा दिया हुआ है, एनल फिन लॉन्ग। एनल फिन दिख रही है कितनी लंबी है, यहां से लेके यहां तक है एनल फिन, दिख रही है ना, काफी लंबा एनल फिन प्रेजेंट होगा। ध्यान से इसको स्ट्रक्चर को देखिए, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से मिलती जुलती एक और मछली होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोप्न्यूस्टिस। अगर डॉर्सल फिन लंबा है और एनल फिन भी लंबा है तो ये क्या होगा, क्लेरियस होगा। ठीक, बार्बल्स 4 पेयर होंगे। दूसरी मछली यहां पे मैंने एक बनाई है, हेट्रोप्न्यूस्टिस। देखिए यहां भी एनल फिन बहुत लंबा है, दिख रहा है, देखिए एनल फिन कितना लंबा है, लेकिन डॉर्सल फिन क्या लंबा है? नो मैम, डॉर्सल फिन छोटा है। और बार्बल्स में भी 4 पेयर हैं, 4 पेयर बार्बल्स यहाँ भी प्रेजेंट है। क्लेरियस में भी 4 पेयर बार्बल था, हेट्रोप्न्यूस्टिस में भी 4 पेयर बार्बल है, लेकिन अंतर कहाँ है, डॉर्सल फिन वेरी शॉर्ट, डॉर्सल शॉर्ट है। ठीक है, सिर्फ एक यही अंतर है इसमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों मछलियां एक जैसी हैं, साइज में बड़ी छोटी हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाइए, टॉर, जिसको महाशीर बोलते हैं, जो पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। महाशीर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका सिर का रीजन जो है वो बहुत बड़ा होता है। हेड रीजन इज वेरी लार्ज, ये दिख रहा है। जनरली फिशेस में हेड रीजन इतना बड़ा नहीं होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें काफी प्रोमिनेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको महाशीर, बड़े सिर वाली मछली। डिस्टिंक्ट लार्ज एंड प्रोमिनेंट स्केल्स, और साथ में स्केल्स देख रहे हैं आप कितने बड़े हैं इसमें, फिश के बॉडी पे कितने बड़े बड़े स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, ये जो है ये स्केल्स हैं। यस मैम। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह का, दैट इज स्केल। तो स्केल्स जो है वो काफी बड़े होते हैं और सिर इनका बड़ा होता है। ठीक, दैट इज महाशीर, टॉर्टोर। दूसरी मछली है वलेगो, वलेगो आट्टू जिसको बोलते हैं, डिसेक्शन भी हो सकता है किया हो आपने एमएससी में। वलेगो आट्टू में भी आप देखिए एनल फिन काफी लंबी है, डॉर्सल फिन छोटी है, लेकिन क्या अंतर है, बार्बल्स ओनली 2 पेयर्स, नॉट 4 पेयर्स। बार्बल्स कैसा है, 2 पेयर बार्बल है, ठीक है, 4 पेयर बार्बल नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओमपोक, जिसको जल कपूर कहते हैं, ये भी काफी कॉमनली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पाई जाती है, फ्रेश वाटर फिशेस। बॉडी नॉट कवर्ड विद स्केल, बॉडी चिकनी है। अब जिसमें भी बॉडी स्केल से कवर्ड नहीं है वो सारी मछलियां किस में आती हैं,
साइलुरी में, साइलुरी, ठीक है। और जिसमें बॉडी में स्केल्स पाई जाती है वो किस में आती है? साइप्रिनी, ठीक है, साइप्रिनी में आती है। इसीलिए क्लासिफिकेशन बताना आपको जरूरी था, इसीलिए मैंने वो पहले लिया है क्लास उसका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओम्पोक के कैरेक्टर्स क्या है? बॉडी नॉट कवर्ड विद स्केल्स, बार्बल्स प्रेजेंट 2 पेयर्स, 2 पेयर बार्बल है, डॉर्सल फिन स्पाइनलेस, डॉर्सल फिन पे कोई स्पाइन नहीं है, एनल फिन बहुत लंबा है, और आईज आर पोस्टीरियर टू द एंगल ऑफ जॉ, आईज आर पोस्टीरियर टू द एंगल ऑफ जॉ, यानी ये जो जॉ का एंगल है, ये जहां से जॉ खुलता है ऊपर नीचे, उससे आईज जो है वो पीछे की ओर हैं। यानी ये अगर आप देखें तो आईज जो है वो कहाँ है? पीछे है ना, आगे नहीं है। जॉ के का जो एंगल है उससे आगे आईज नहीं है, पीछे की ओर है, पीछे की ओर है तो ये ओम्पोक होगा। यही कैरेक्टर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, मिस्टस, बॉडी नॉट कवर्ड विद स्केल्स, ये भी साइलुरी में आता है, लेकिन बार्बल्स 4 पेयर प्रेजेंट होता है। और अभी हमने एक स्ट्रक्चर की बात की थी, एडिपोज डॉर्सल फिन, दिख रहा है आपको सभी को ये स्ट्रक्चर? यस मैम, यस मैम। डॉर्सल, रेड डॉर्सल फिन के पीछे एक दिख रहा है स्ट्रक्चर, एडिपोज डॉर्सल फिन। यस मैम। इसमें कहीं भी रेज नहीं बने हुए हैं, जबकि आगे जो डॉर्सल फिन है उसमें इस तरह से रेज बनी हुई है। इसमें क्या बना है कहीं? इसमें नो मैम, एडिपोज में नहीं बना है ना। तो ये एडिपोज वाला स्ट्रक्चर जो है वो इसी में पाया जाता है, मिस्टस में, बाकी किसी में आपको नहीं मिलेगा। मिस्टस की ही जितनी स्पीशीज है उसी में मिलेगा। डॉर्सल फिन विद स्पाइन, एनल फिन शॉर्ट, एनल फिन छोटी है, और डॉर्सल फिन विद स्पाइन, एडिपोज प्रेजेंट, 2 नेजल ओपनिंग्स ऑन ईच साइड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यानी 2 नेजल ओपनिंग्स हैं, एक इधर और एक उस साइड माउथ के प्रेजेंट होगा। लेकिन ऊपर का जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया स्नाउट वाला, वो थोड़ा ब्रॉडन एरिया होगा, चौड़ा होगा, और उसके चौड़ा होने की वजह से ही नेजल ओपनिंग्स जो दोनों हैं उनके बीच दूरी हो जा रही है। यानी अगर ये फिश का माउथ ले लीजिए तो इस तरह से माउथ जो है वो चौड़ा हो गया। तो जब चौड़ा हो गया तो एक नेजल ओपनिंग इधर है, एक नेजल ओपनिंग इधर है, दोनों के बीच डिस्टेंस हो गया। और अगर नॉर्मली जो फिश का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है तो उसमें दूरी कम हो जाएगी ना, यहाँ पे दूरी कम हो जाती है। लेकिन अगर ये ब्रॉडन एरिया है तो दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रीता, रीता जिसको रीता बोलते हैं। बार्बल्स 3 पेयर होते हैं, डॉर्सल फिन पे स्पाइन होता है, इसका भी जो एडिपोज इसमें भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर सेम अगर देखा जाए तो मिस्टस की तरह ही है। जैसे ये मिस्टस है वैसा ही स्ट्रक्चर लगभग रीता का भी होता है। लेकिन रीता का जो हेड एरिया है, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा राउंडेड होता है, जबकि आपका ऊपर अगर आप देखिए, अगर आप इसको देखिए, इसमें मिस्टस को, तो मिस्टस में राउंडेड नहीं है। इसका हेड रीजन जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा राउंडेड नहीं है। तो राउंडेड ना होने की वजह से दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। बाकी लगभग स्ट्रक्चर जो है रीता का और मिस्टस का सेम है, क्योंकि दोनों बिलोंग ही एक फैमिली को करता है, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए लगभग स्ट्रक्चर दोनों में एक जैसा है। 2 नेजल ओपनिंग्स ऑन ईच साइड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। यहाँ पे गोल स्ट्रक्चर है, वहां पे चौकोर स्ट्रक्चर है हेड का। अब नीचे आ जाइए, अंतर बस एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बार्बल्स प्रेजेंट 4 पेयर्स, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीचे अगर आ जाइए रीता में, बार्बल्स 3 पेयर दिख रहा है। यस मैम, 3 पेयर बार्बल्स Yes, हैं, ma'am. दोनों एक ही और फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन एक में 4 पेयर बार्बल है, एक में 3 पेयर बार्बल है। और हेड रीजन जो है थोड़ा राउंडेड है रीता का, और मिस्टस का हेड रीजन थोड़ा चौकोर है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक।
उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस। फिशेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जानते हैं सभी लोग? फिशेस आर इम्पोर्टेंट और नॉट? Yes, ma'am. Ma'am, every important है मैम ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों भाई? मैम हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक वी आर हैविंग ओमेगा 3 हाँ बोलो बोलो। which is very good for like for the heart patient, that is very good, even to the BP patients also. वाई, क्या प्रेजेंट Ma'am, होता है इसमें? Ma'am, omega 3, because they're having an omega 3. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी Yes, इसका ma'am. जो फैट है दैट इज गुड टाइप ऑफ फैट, यानी बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैट या कोलेस्टेरॉल देता है। कोलेस्टेरॉल नुकसानदेह या फायदेमंद? मैम इसका वाला फायदेमंद है, लेकिन ऐसे हमारी बॉडी में जो स्टोर हो रहा है उससे वो इसका वाला फायदेमंद है, यानी ये Yes, कोलेस्ट्रॉल ma'am. ऐसी कैटेगरी में आता है जो कि जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं ना। नुकसान रहता है। कोलेस्ट्रॉल Yes, इम्पोर्टेंट ma'am. क्यों है बॉडी के लिए? मैम वो बर्न होगा तभी तो एनर्जी energy देगा। मिलेगा। और कुछ होता है? मैम फिर ATP बनेगा तभी हम वर्कआउट और कुछ कराएंगे। है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है शरीर के लिए, जिसको हम कहते हैं कि हमको बॉडी के लिए HDL और LDL की बात करते हैं ना, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो कौन सा हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है? जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाइए, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाइए। डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? कुछ Yes, तो रीजन होगा। हमें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे एंडोक्राइनोलॉजी के भी हैं क्या? नहीं। साथ ही साथ आप सब पढ़े होंगे, जब आपने फिश वो एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कई नेचर के होते हैं। स्टेरॉइड होते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, पेप्टाइड नेचर जिसको बोलते हैं। हाँ, पढ़ा है ना? एस्ट्रोजन। यस पढ़ा है मैम। ना? तो स्टेरॉइड हार्मोन ma'am. जितने होते हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर, यानी जो फॉर्म करे, प्रिकर्सर का मतलब है जो स्टार्ट करे उसको बनाना, तो बनाने वाला जो मटेरियल होता है दैट इज स्टेरॉल, कॉल्ड एज कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो जितने भी तरह के आपके बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं सभी का प्रिकर्सर वही है। और अभी आप कोविड-19 का जब केसेस बहुत ज्यादा पिछले साल चल रहा था तो उस समय आपने कई जगह पढ़ा भी होगा आर्टिकल्स कि कई लोगों को स्टेरॉइड्स भी दिए गए। यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल तबीयत संभाल नहीं पाएगी, जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे उनको स्टेरॉइड दिया गया। क्यों दिया गया? बिकॉज स्टेरॉइड्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, दे आर यूज्ड इन लाइफ सेविंग ड्रग्स। वो LSD के रूप में यूज किए जाते हैं। वो बॉडी में जो एनर्जी आपकी डाउन हो रही है उसको तुरंत जनरेट कर देंगे, और साथ ही साथ आपके जो हार्मोन्स जो हैं वो किसी भी नेगेटिव फैक्टर की वजह से या किसी भी इंफेक्शन की वजह से जो डाउन हो गए हैं उन सबको एक्टिवेट करने का काम करता है, तुरंत एक्टिवेट कर देता है। तो इस वजह से जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जो बहुत ज्यादा वीकनेस या डाउन फील करते हैं, उनको भी होश में लाने के लिए या उनके सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी के तौर पे LSD दिया भी जाता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ठीक है। और फिश का जो कोलेस्टेरॉल है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोलेस्टेरॉल माना जाता है, और हार्ट के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें एक फैटी एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज लिनोलेनिक एसिड। और ये लिनोलेनिक एसिड जो है वो सब में नहीं पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। फिश को छोड़ के कोई भी ऐसा जो नॉनवेज फूड है जो खाया जाता है या एनिमल फूड उसमें नहीं होगा। उसके अलावा वो प्रेजेंट होता है तो जो सी फूड होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट होता है। और सभी सी फूड हम खा नहीं सकते क्योंकि उसमें स्मेल बहुत ज्यादा होती है। उसका जो फ्रेग्रेंस नहीं कह सकते क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल तो होती नहीं है। फ्रेग्रेंस तो उसे कहेंगे जिसमें अच्छी स्मेल हो, जो थोड़ा टेम्पटिंग हो। तो टेम्पटिंग तो स्मेल होती नहीं है फिश की।
या जो सी फूड होते हैं उनकी टेम्पटिंग स्मेल नहीं होती है, लेकिन वो पाया जाता है सी फूड्स में, ठीक है। और वो लिनोलेनिक एसिड होने की वजह से ही ये हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और फैटी एसिड्स, जो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात कर रहे थे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने की वजह से बोन्स, आईज, बाकी सब चीजों में फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, ई और डी कंटेंट जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। फिशेज आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम द इममेमोरियल, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है क्योंकि यूज किया जाता है फिशेज। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेज एज फूड वैल्यू एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स। फिशेज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों है? क्योंकि उनकी फूड की भी वैल्यू है, फ्लैश की भी वैल्यू है, एज अ फूड भी इनको यूज किया जाता है, और जो डिस्कार्डेड मटेरियल है इनका, दैट फॉर्म्स बाई प्रोडक्ट्स। जो डिस्कार्डेड है यानी खाने के अलावा जो बचा हुआ मटेरियल है, वो डिस्कार्डेड मटेरियल से क्या बनाया जाता है? उनके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है यूज एज फूड एंड सम एज बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इस पे हम आ जाते हैं स्लाइड पे। बेटा टाइम अभी बचा है ना, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। फिश बाई प्रोडक्ट सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? स्क्रीन पे आ गया है? यस मैम। यस फिश मैम। बाई प्रोडक्ट, यस मैम। अब फिश बाई प्रोडक्ट्स अभी हम बात कर ही चुके हैं कि फिश प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिश फ्लैश है। फिश को एज अ फूड इस्तेमाल करना, दैट इज फिश प्रोडक्ट या फिश फूड, और उसका जो डिस्कार्डेड या वेस्ट मटेरियल है उसका इस्तेमाल करना, दैट इज बाई प्रोडक्ट। देखिए यहां लिखा हुआ है, फिशेज यूज्ड एज फूड आर कॉल्ड एज फिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। फूड की तरह इस्तेमाल करें तो फिश प्रोडक्ट है, उसका अचार बनाएं, उसको सुखा के रख लें, जैसे भी खाने में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिश प्रोडक्ट। एंड द मटेरियल डिस्कार्डेड ड्यूरिंग फिश प्रोसेसिंग, the material discarded during fish processing become waste। वेस्ट है ना जो डिस्कार्ड हो गया प्रोसेसिंग के अलावा। जैसे आप मछली खरीदने गए तो उसका फिन, गिल और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बाकी सारी चीजें वो निकाल के फेंक दिया जाता है। आपको फिश को काट के उसका और जितना भी एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, वो सब कुछ निकाल दिया जाता है। आपको क्या दिया जाता है? सिर्फ फिश का फ्लैश दिया जाता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, such fishes and discarded materials become an important source of raw material for fish byproduct industry। यानी जो ये वेस्ट मटेरियल है, that is raw material for byproduct industry, जो बाई प्रोडक्ट्स बनाता है उस इंडस्ट्री के लिए, that is raw material, and these are used to produce several useful products, ठीक है। और ये जो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड एज बाई प्रोडक्ट्स। अब नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या है? नंबर 1 फिश लिवर ऑयल, जिसको आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं बहुत समय से। फिश लिवर ऑयल हो सकता है बहुत लोग जो है इनटेक करते भी होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत ही फायदेमंद होता है, पढ़ भी चुके हैं आप। अब होता क्या है? फिश लिवर ऑयल बनता कैसे है? फिश के लिवर से, ठीक है। उसके लिवर को स्टीमिंग की जा सकती है, उसको उसकी मिंसिंग की जा सकती है, यानी स्टीम कर दीजिए जैकेटेड वेसल में रख के, और स्टीम करके और उसके बाद उसको काफी ज्यादा वैक्यूम प्रेस कर दिया जाता है। तो जितना भी ऑयल होता है, वाटर होता है, वो सब कुछ निकल जाता है उसके बॉडी से बाहर। तो वाटर को अलग कर दिया जाता है और जो उसका ऑयल है उसको अलग कर दिया जाता है। अब फिश लिवर ऑयल में होता क्या क्या है? फैट कंटेंट 55 to 75%, प्रोटीन कंटेंट 5 to 10% एंड वाटर 20 to 36%। इतना होता है फिश लिवर ऑयल में, यानी जो फिश के लिवर से निकाला जाता है। अब इसमें भी एक चीज लिखी हुई है कि विटामिन ए, डी एंड विटामिन ई, ये सब प्रेजेंट होता है। ए, डी एंड विटामिन ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। ए किस लिए इंपॉर्टेंट है?
विटामिन ए का क्या रोल है? हेलो, हम देख पाते हैं मैम। देख पाते हैं? आईज के लिए विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर आईज, ठीक है, Eyes. आंखों की रोशनी के लिए, है ना। और विटामिन डी? Vitamin D is, ma'am, for और bones. बोन्स। अभी तो इतना पढ़ रहे थे, कोविड टाइम में तो टैबलेट चला है विटामिन डी का, आपको दिया गया है कि विटामिन डी की गोलियां खाइए, विटामिन डी लीजिए, धूप में Yes, खूब ma'am. बैठिए, वेंटिलेटेड एरिया में बैठिए, कहा जाता है ना कि विटामिन डी प्रेजेंट होता है फिश के का जो लिवर ऑयल होता है उसमें प्रेजेंट होता है। लिवर में फिश के विटामिन डी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो विटामिन डी भी एक्टिवेट तब हो सकता है, आप विटामिन डी कितना भी खाइए, वो एक्टिवेट कब होगा? जब आप सनलाइट में बैठेंगे, क्योंकि सनलाइट इज प्रिकर्सर फॉर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी एक्टिवेट होगा ही नहीं अगर सनलाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। विटामिन ई प्रेजेंट होता है स्किन के लिए, बालों के लिए विटामिन ई काफी In इम्पोर्टेंट है। hair. हाँ, हेयर के लिए, स्किन के लिए, इसीलिए बंगालीज का देखिए स्किन भी बहुत अच्छा होता है, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग मछली खूब खाते हैं, है ना। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉड लिवर ऑयल। अब जो लिवर ऑयल है उसको कैटेगराइज किया गया है कई कैटेगरीज में। ऐसा तो नहीं है कि सभी मछलियों के लिवर से ऑयल निकाल लिया जाता है और सब एक जैसा होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो सेलेक्टेड फिशेस हैं जिनका लिवर ऑयल जो है वो एक्सक्लूड आउट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कॉड है, गैडस कैलेरियस जिसको कहते हैं, हेलिबट और ट्यूना है, ये सब मछलियां या शार्क्स हैं। तो अलग अलग मछलियों में जो लिवर ऑयल है उसमें फैट, प्रोटीन और वाटर या विटामिन ए, डी और ई कंटेंट जो है वो अलग अलग होते हैं। कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन फैट। कॉड लिवर ऑयल में 60 to 75% फैट प्रेजेंट होता है, बट पुअर इन विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो कम होता है, ठीक है। हेलिबट, दिस इज हेलिबट, दिस इज ट्यूना। हेलिबट एंड ट्यूना आर रिच इन विटामिन ए कंटेंट। इन दोनों में विटामिन ए ज्यादा होता है और पुअर इन फैट, फैट कंटेंट कम होता है। तो आपको किस तरह का चाहिए? डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब कर रहा है आपको कि आप जो है वो फिश ऑयल खाइए, तो फिश ऑयल में आपको कौन सा ऑयल खाना है? अगर आपको फैट कंटेंट चाहिए तो आप कॉड लिवर ऑयल खाएंगे, और अगर आपको विटामिन ए के लिए खाना है, ए कंटेंट के लिए, तो आप हेलिबट और ट्यूना के थ्रू जो फॉर्म होगा फिश लिवर ऑयल उसको आप लेंगे, क्योंकि इसमें पुअर होता है फैट कंटेंट और विटामिन ए कंटेंट ज्यादा होता है। 50,000 से 3 लाख आयु। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शार्क्स में। शार्क्स के भी लिवर से ऑयल निकाला जाता है, लेकिन शार्क्स के लिवर ऑयल में एक खास बात ये होती है कि वो विटामिन ए कंटेंट में भी ज्यादा होता है और फैट कंटेंट में भी ज्यादा होता है, दोनों चीजें ज्यादा होती हैं। इसीलिए शार्क्स का लाइफ जो है वो काफी खतरे में है। अभी आपको बाई प्रोडक्ट्स बताएंगे तो आप देखेंगे कि शार्क्स जो है काफी इस चीज के लिए पॉपुलर हैं। अगर बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री देखिए तो बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए शार्क्स सबसे ज्यादा प्रेशियस हैं। नेक्स्ट, sharks and cod liver oil are well known in pharmaceutical industry. कॉड जो अभी हमने बोला था गैडस कैलेरियस, जिससे कॉड लिवर ऑयल निकलता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि दवाइयां बनती हैं इससे। अब क्या चीज देखना है, लिवर ऑयल भी जो है वो 3 तरीके के हैं, इसीलिए मार्केट में भी आपको जो लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल मिलता है, कई सारे कंपनियों के अकॉर्डिंग उनका दाम अलग अलग होता है। दिमाग में ये चीज आती होगी ना कि क्यों अलग अलग होता है। कुछ लिवर ऑयल आपको ब्राउन कलर का दिखता है, कुछ आपको येलो कलर का दिखाई देता है। देखा है कभी टैबलेट, उसका कैप्सूल लिवर ऑयल का, कॉड लिवर ऑयल का? नहीं देखा है किसी ने? नो मैम। नहीं देखा है तो कभी हाँ। मौका लगे तो उसको देखिएगा लेके, कि
कुछ दिखाई देता है पीले रंग का, अगर येलो कलर का है इसका मतलब है कि फ्रेश लीवर से वो निकाला हुआ है। पेल कॉड लिवर ऑयल, it is obtained from liver of the fishes that are brought alive to the shore, जो शोर से जिंदा पकड़ी जाती हैं, and they are sacrificed and their livers are separated and heated by steaming in jacketed vessel। जो लाइव फिशेज हैं और उनको निकाल के और उनका लिवर सेपरेट आउट करके और तब उससे जो ऑयल निकलता है दैट इज पेल कॉड लिवर ऑयल, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। और विटामिन डी कंटेंट भी उसमें सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि कोई भी चीज जो है डीनेचर नहीं हो पाती है, ऑयल भी डीनेचर नहीं हो पाता है क्योंकि ये फ्रेश है, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसलिए कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो जो पीला कैप्सूल होगा लिवर ऑयल का दैट इज कॉस्टली, वो कॉस्टली होगा। दूसरा है लाइट ब्राउन ऑयल, एक आपको दिखाई देगा, अगर आप देखें, अगर आप चाहें तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो एक आपको दिखेगा जो कि लाइट ब्राउन कलर का होगा। जो लाइट ब्राउन कलर का होगा उसमें मछलियां पुरानी हो गई होंगी, यानी मछलियां डिकम्पोज्ड लिवर्स को यूज किया गया है। लाइट ब्राउन ऑयल इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोज्ड लिवर ऑफ फिशेस, फिशेस के डिकम्पोज्ड लिवर से निकाला जा रहा है, यानी फ्रेश लाइव फिश को नहीं पकड़ा जा रहा है, मछलियां मर गई हैं स्टॉकिंग से और उनमें से लिवर को एक्सक्लूड आउट किया जा रहा है और उससे जो ऑयल निकलेगा उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि लिवर फ्रेश नहीं था, ठीक है। लेकिन ये भी मेडिसिन पर्पस से यूज होता है, ये सबसे अच्छा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे लाइट ब्राउन ऑयल आता है। थर्ड नंबर पे आता है ब्राउन ऑयल। ब्राउन ऑयल इज नॉट यूजुअली प्रेफर्ड इन फार्मेसी, इससे दवाइयां नहीं बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मछलियां जो हैं वो सड़ चुकी होती हैं, उनका जो लिवर एक्सक्लूड आउट करते हैं उससे बनाया जाता है, तो ये काफी डार्क कलर का ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें विटामिन डी कंटेंट भी काफी कम हो जाता है, ए कंटेंट भी काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें कम हो जाने की वजह से इसको फार्मेसी में यूज नहीं करते हैं, यानी इसको ये एडिबल नहीं रह जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर टैनिंग ऑफ लेदर, टेम्परिंग स्टील, प्रिपरेशन ऑफ सोप। लेदर को चमकाने के लिए किया जाता है, यानी पॉलिश बनाया जाता है एक तरीके से। टेम्परिंग ऑफ स्टील, स्टील को टेम्पर करने के लिए, चमकाने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप को प्रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सॉरी फिश बॉडी ऑयल। अभी यहां तक जो आप पढ़ रहे थे वो ऑयल क्या था? लिवर ऑयल था, यानी फिश के लिवर से निकाला जाए। ये है दूसरा नंबर आता है फिश बॉडी ऑयल का। फिश बॉडी ऑयल यानी पूरी बॉडी से जो ऑयल निकलता है दैट इज कॉल्ड एज फिश बॉडी ऑयल। बॉडी में भी तो उसके ऑयल होगा। तो ये उन मछलियों में से किया जाता है कि जो मछलियां खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं या पूरी की पूरी मछली सड़ गई है, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है फिश बॉडी ऑयल बनाने के लिए। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंटायर बॉडी पार्ट्स एंड नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लिवर। सिर्फ लिवर से नहीं निकाला जाता है, ये पूरे एंटायर बॉडी पार्ट से, क्योंकि अगर खराब हो गई है मछली, जैसे बहुत ज्यादा कैचिंग हो गई फिश की, सी शोर पे बहुत समय तक पड़ा है और उसको हम कायदे से प्रिजर्व भी नहीं कर पाए, तो क्या होगा? वो सड़ जाएंगी। तो जो सड़ जाएंगी वो कहाँ जाएंगी? तो उनसे फिश बॉडी ऑयल निकाल लिया जाता है। कौन सी मछलियां हैं? हेरिंग्स, जो ग्रुप में होती है छोटी छोटी मछलियां। ये आपको दिखाई दे रहा है हेरिंग्स का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे दिख रहा है। छोटी छोटी फिशेज होती हैं, सार्डाइंस, सैल्मन, मैक्रेल, शार्क्स, जो खराब हो गई हैं या जो ग्रुप में बहुत छोटी छोटी मछलियां पाई जा रही हैं, उनसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? द फिशेज आर फर्स्ट क्रश्ड टू मेक अ पल्प and the pulp is subsequently cooked in steam and pressed to extract the oil from the body, ठीक है। और बाकी जो बच गया, जैसे कि आप जूस बनाते हैं, तो अगर आप मिक्सी में पीस देते हैं जूस बनाने के लिए, कैरेट को, बीटरूट को, सारी चीजों को, तो क्या होता है? उसका रफेज बचता है। यस मैम। Yes, ma'am. बाद हाँ, उसका रफेज बचता है, और जो रफेज बचता है अगर उसको आप फैला देते हैं तो वो पाउडर्ड फॉर्म में सूखने के बाद हो जाता है। जी हो मैम। जाता है ना?
तो ma'am. हाँ, जिससे आपने पूरी तरह से पानी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, तो बिल्कुल ड्राई मैटर बचता है ना। सेम वैसे ही जब बॉडी से पूरे ऑयल निकाल लिया जाता है तो जो रेजिड्यू बचता है दैट इज ड्राइड एंड पाउडर्ड टू फॉर्म फिश मील। वो क्या बन जाता है? फिश मील के फॉर्म में Fish कन्वर्ट meal. हो जाता है। हाँ, फिश मील, क्योंकि वो ड्राई पाउडर हो जाता है। ठीक है। और ये जो फिश बॉडी ऑयल होता है दैट इज पुअर इन विटामिन ए एंड डी कंटेंट। क्यों पुअर होगा? क्योंकि मछली जो है वो क्या हो चुकी है? डिकम्पोज हो चुकी है, Decompose हो चुकी। है। हाँ, सड़ चुकी है। और साथ ही साथ पूरी फिश को आपने लेके अगर ग्राइंड कर दिया है तो जहां से ऑयल निकलना चाहिए था वो पोर्शन तो कम हो गया ना, ज्यादा पोर्शन तो ड्राई मैटर निकल जाएगा। जो आप लिवर ऑयल यूज कर रहे थे वहां पे तो आप जो उसका फिश का फ्लैश था वो आपने खा लिया, उसके बाद जो लिवर बचा वो यूज होता था, ठीक है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पे वो मछलियां यूज हो रही हैं जो मछलियां खाने में इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं, साथ ही साथ या तो वो सड़ गई हैं, ठीक, और खाने में नहीं इस्तेमाल की जा रही हैं तो उनका जो पूरा बॉडी अगर क्रश किया जाएगा तो पूरा बॉडी क्रश करने से ड्राई मैटर तो बहुत ज्यादा बचेगा ना, तो ड्राई मैटर ज्यादा हो जाता है और विटामिन ए डी कंटेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है सार्डाइन ऑयल इंडस्ट्री इज वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री इन वेस्ट कोस्ट इंडिया। सार्डाइन ऑयल निकलता है सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स से। सार्डाइंस जो हैं वो मैरीन फिशेज हैं जो कि ज्यादातर महाराष्ट्र एरिया जो है, महाराष्ट्र के आसपास मिलती हैं, बॉम्बे, महाराष्ट्र। ऑयल इनमें बॉडी में होता है तो सार्डाइन ऑयल उसी को कहते हैं, सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स से मिलता है, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैसे मरीन फिशेस में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग खाते हैं मैक्रेल और सार्डाइंस भी, लेकिन टेस्ट में फ्रेश वाटर फिशेस के कंपैरेटिवली ये लो होता है। नेक्स्ट है फिश मील। अभी हमने बताया फिश मील कैसे बना। फिश ऑयल निकालने के बाद जो ड्राई मैटर बचा दैट इज फिश मील। अभी ये तो बताया था पीछे के पन्ने में। Yes मैम। पीछे ये तो बताया था ना, जो ड्राई मैटर या पाउडर्ड फॉर्म बचा वो दैट इज फिश मील। ठीक है, फिश मील। अब ये जो फिश मील है ड्राई पाउडर है, तो जब ड्राई पाउडर है तो उससे निकला क्या है? ऑयल निकला है और पानी निकला है। बचा क्या? प्रोटीन कंटेंट, थोड़ा बहुत फैट कंटेंट बच गया होगा, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सब बचेगा? ये तो नहीं निकलेगा, ये तो ड्राई Yes, मैटर ma'am. में जाएगा ना ये सारा कंटेंट। ठीक है, तो ये कंटेंट रह जाता है, तो जब ये कंटेंट रह जाता है तो ये भी तो इस्तेमाल हो सकता है आगे। फिश मील को इस्तेमाल किया जाता है बिस्किट बनाने में, या जो लोग खाते हैं प्रोटीन बिस्किट्स वगैरह जो खाया जाता है उसमें भी कई जगह पे प्रोटीन पाउडर की जगह फिश मील का ही इस्तेमाल होता है, फिश मील पाउडर का इस्तेमाल होता है। Fish meal is also rich in fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins like A, D and K. विटामिन ए और डी प्रेजेंट होगा क्योंकि ए और डी ऑयल में कम आया है, ड्राई मैटर में ज्यादा रह गया। विटामिन B1 और B12 ये भी प्रेजेंट होता है। फिश मील कंस्टिट्यूट्स वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड फॉर पिग, पोल्ट्री एंड द कैटल्स। जो पोल्ट्री फार्म में या पिगी फार्म होता है या कैटल फार्म होता है उन जगहों पे उनको का जो फूड होता है उसमें ये फिश मील पाउडर जो है वो दिया जाता है। साथ ही साथ इसको अगर मेज फ्लोर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये फिश फ्लोर बना लेता है, यानी आटा बन जाता है। तो जब आटा बन जाता है तो इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, बिस्किट बन सकता है, कुकिंग एंड बेकिंग में यूज होता है, स्पेशली इन बिस्किट्स एंड केक इंडस्ट्री। बिस्किट और केक इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन हर जगह यूज नहीं होता है, तो डरिएगा मत कि बिस्किट और केक में फिश फ्लोर पड़ा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ज्यादातर ये बाहर की कंट्रीज में होता है, इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाता है ना कि हर कोई नहीं खाता फिश, तो इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, बाहर की कंट्रीज में ज्यादा होता है ये। नेक्स्ट है फिश मैन्योर। अब ये जो पाउडर आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है
उससे खाद भी बन सकती है, पौधों में अगर आप डाल दीजिए तो भी फायदेमंद है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो मछलियां बची रह जाती हैं उनसे भी खाद बनाया जाता है। एक्वेरियम रखे हैं घर में? किसी के घर में है एक्वेरियम? नहीं मैम एक्वेरियम में नहीं किया है बट सॉइल में किया है। किया है ना, तो मछली अगर मर जाती है तो क्या करते हो उसको? क्या करते हो मैम उसको? जो उनका मैम उसको पेड़ों में जो मिट्टी होती, लाइक मेरे यहाँ वो उसमें दबा देते हैं मैम घी लेमन करके, का है पेड़ ना? था उसमें किया था। मैम तो गमले फिर में भी डाल देते हैं जो उसकी हाँ। मिट्टी के अंदर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है यस मैम, पौधों के लिए। यस तो मैम, फिश इसलिए गमले में मैन्योर डाल बनाया देते जाता है। मैम तो जो मछलियां पावर बहुत बढ़ा ज्यादा देती अगर है। मिल गई तो हाँ, तो उनको क्या करते हैं, गड्ढे खोद के उनको दबा दिया जाता है। दैट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन के लिए कंज्यूम करने के लिए फिट नहीं है, हम नहीं खा सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे कि उन मछलियों को गड्ढा खोद के नीचे दबा दिया जाता यस है। मैम, तो जो डिकम्पोजर्स होंगे वो उसको डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और फॉस्फेट, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होता है, डिकम्पोज करके उसको नाइट्रोजन और फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन क्यों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत होता है फिश में। तो प्रोटीन है मतलब नाइट्रोजन है ना? तो प्रोटीन के ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिश मैन्योर में, और इस मैन्योर को यूज किया जाता है किसमें? पौधों में। ठीक है। कौन सी मछलियों को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो कि ड्राइड पुट्रिड सड़ी हुई मछलियां जो भी हैं उनको, या दोज आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। नेक्स्ट, फिश मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड एंड पुट्रिड फिशेज एंड आर ऑफ 3 काइंड्स। ये 3 तरीके की होती हैं। फिश मैन्योर जो है वो 3 तरीके का है। कौन कौन सा? देखिए, एक टर्म यहां पे लिखा हुआ है, फिश मैन्योर, प्रॉन मैन्योर, फिश गुआनो। अब आपके दिमाग में आएगा हम तो फिश की बात कर रहे थे, यहाँ प्रॉन की बात कहां से आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि फिश उसको कहते हैं, या फिशरी उसको कहते हैं। फिश तो हमने बता दिया जिसमें कि गिल और फिन दोनों प्रेजेंट हो, लेकिन फिशरी जो आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, यस यस मैम। मैम, आवाज यस मैम, फिशरी में वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि एक्वेटिक हैं और खाए जाते हैं। तो प्रॉन भी इज द पार्ट ऑफ फिशरी। प्रॉन इज नॉट द पार्ट ऑफ फिश। झींगा मछली नहीं है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ फिशरी। फिशरी साइंस का पार्ट है प्रॉन, क्योंकि इसको भी खाया जाता है और ये भी एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, इस वजह से इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब क्या है? फिश मैन्योर, पहला पार्ट है फिश मैन्योर, दूसरा पार्ट है प्रॉन मैन्योर, और तीसरा पार्ट है फिश गुआनो। अब आप देखिए, फिश मैन्योर क्या है? जो नॉर्मल फिशेस जो है वो ड्राई हुई या एक्स्ट्रा हो गई, उनको या मर गई, उनको दबा दिया गया नीचे जमीन में और वो खाद बन गया थोड़े समय बाद, और उसको प्लांट में डाल दिया गया, दैट इज फिश मैन्योर। प्रॉन मैन्योर क्या है? जो कि प्रॉन के साथ ऐसा, प्रॉन का जो लेफ्ट आउट पार्ट है, प्रॉन का डिसेक्शन सबने किया है एमएससी में, यस मैम, तो देखा होगा सबने कि ऊपर की ओर बॉडी पे क्या होता है? कैरापेस होता है, जो काइटिन का बना होता है, कैरापेस। एक्सोस्केलेटन होता है ना बॉडी में। यस मैम, जब आप उसको कट करते हैं तो आपको पूरा हिपैटोपैंक्रियास भरा हुआ मिलता है। तो जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज हिपैटोपैंक्रियास, क्योंकि फ्लैश और कहाँ होता है इसमें, और तो कुछ होता नहीं है। दैट हिपैटोपैंक्रियास इज एडिबल पार्ट। तो अगर इनका जो स्किन जो है आप बाहर से या एक्सोस्केलेटन निकाल दीजिए तो सिर्फ सॉफ्ट पार्ट बचता है। तो एक्सोस्केलेटन में सारे जितने स्केल्स हैं, इसके बॉडी के ऊपर की जो कवरिंग है, उसका जो लेग्स हैं, वो सब जो है अपेंडेजेस हैं, वो सब जो है एक्सोस्केलेटन में आ जाते हैं, वो खाए नहीं जाते हैं। तो जो लेफ्ट आउट पार्ट है प्रॉन का, हेड, टेल, बॉडी, एक्सोस्केलेटन, वो सबको अगर जमीन में दबा दिया जाता है, डिग करके, गड्ढा खोद के, उससे जो खाद बनती है उसमें नाइट्रोजन जो है वो 3 to 4% होता है, और वो कहलाता है प्रॉन मैन्यूर। ठीक है, क्योंकि प्रॉन से बना है वो, प्रॉन के लेफ्ट आउट पार्ट से। तीसरी एक चीज है फिश गुआनो।
वर्ड नया लग रहा होगा। फिश गुआनो इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय फिशेस। कौन सी फिशेस से? जो कि फिशेस एक्सट्रैक्शन के बाद, ऑयल निकालने के बाद जो उनका ड्राई पार्ट बच गया है, चाहे वो लिवर हो, चाहे फिश का जो फिश मील जिसको आप कह रहे थे, फिश मील हो, उसको सबको लेके अगर पौधों में डाल दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फिश गुआनो। दैट इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस। क्यों? क्योंकि उसमें 7 to 10% ऑफ नाइट्रोजन होता है। क्यों 7 to 10% नाइट्रोजन है? क्योंकि फिश मील, अभी आपने पढ़ा था कि प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है फिश मील में, 60 to 70%। तो जब 60 to 70% फिश मील में ना प्रोटीन है, तो नाइट्रोजन भी तो उसी प्रपोर्शन में ज्यादा होगा, है ना? तो इसीलिए नाइट्रोजन कंटेंट भी ज्यादा होते हैं। हेलो, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज फिश हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। अब क्या है? फिश हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। अभी आपने देखा अभी कि फिश मील में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट दिखाई दे रहा है। हाइड्रोलाइज्ड वर्ड यूज किया गया। हाइड्रोलाइज्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन नहीं कहेंगे, लाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस, लाइसिस माने टूटना। लाइसिस माने टूटना, ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। वाटर का को रिमूव करना, वाटर को ब्रेक डाउन करना, यानी वाटर को हटा देना। तो अगर वाटर हट गया उसमें से, तो क्या बचा? ड्राई प्रोटीन पाउडर बच जाएगा। अगर ऑयल पहले निकाल लिया आपने और उसके बाद उस ड्राई पाउडर जो बच गया प्रोटीन पार्ट, उससे आपने हाइड्रोलिसिस उसकी कर दी, यानी वाटर को भी रिमूव आउट कर दिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ प्रोटीन पाउडर बचेगा ना। यस मैम। दैट प्रोटीन पाउडर इज वेरी न्यूट्रिशियस। जो आपको मार्केट में प्रोटीन पाउडर मिलता है, मैक्सिमम जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो फिश हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ही होते हैं। The flesh of certain fishes is not preferred by humans for consumption, जिनको नहीं भी खाया जाता है। These fishes are used to prepare easily digestible fish protein by the following procedures. प्रोटीन तो आपके दालों में भी मिलता है, दूध में भी मिलता है, लेकिन आप फिर भी प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है ना, मसल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए या प्रॉपर नरिशमेंट के लिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्या होता है? बॉडी जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट बॉडी का होने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। तो प्रोटीन पाउडर, चूंकि इसका इजीली डाइजेस्टेबल है प्रोटीन फिश का, इस वजह से प्रोटीन पाउडर में ज्यादातर इसी फिश हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन को ही प्रेफर किया जाता है और यूज किया जाता है। अब प्रोसीजर क्या है? फिश फ्लैश इज मिंस्ड, उसको मैश करेंगे फिश फ्लैश को अच्छे से, या क्रश कर देना जिसको कहेंगे, और उसको डाइल्यूट करेंगे एसिटिक एसिड में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद उसको थॉरो वॉशिंग ऑफ बॉइल्ड फिश, बॉइलिंग के बाद उसको थॉरोली वॉश करेंगे और रिमूव करेंगे किसको? CH3COH एसिटिक एसिड को रिमूव आउट करेंगे पानी से। एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, उसको वाटर से रिमूव आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे? वॉश्ड फ्लैश इज ड्राइड, उसको ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे और ट्रीट करेंगे विथ पेट्रोलियम टू रिमूव द फैट कंटेंट। उसका जो फैट कंटेंट उसमें बचा हुआ है उसको रिमूव आउट करेंगे। तो जब फैट आपने हटा दिया तो फिश में क्या बचा? प्रोटीन बचा, मेजर कंपोनेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो होता ही नहीं है। फिशेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? जीरो कार्बोहाइड्रेट, जीरो कार्ब फूड है ये, कार्बोहाइड्रेट जीरो होता है। इसीलिए मछली के साथ क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है या रोटी खाई जाती है, क्योंकि जो हाइड्रेट आप ऊपर से लेंगे तो पूरा हो जाएगा। और इसीलिए फिशेस पॉपुलर भी हैं कि या तो रोटी या राइस के साथ आप अगर उसको मिला दें तो ये अपने आप में फुल बैलेंस डाइट बना लेता है, बाकी किसी चीज की इसको जरूरत नहीं है।
जैसे होता है ना कि कहा जाता है कि फुल बैलेंस डाइट के लिए आपका सलाद भी होना चाहिए, आपके खाने में हरी सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होना चाहिए, रोटी भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, कहते हैं ना। लेकिन जहां पे इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, वहां पे क्या करेंगे? सिर्फ अगर फिश है और उसके साथ अगर आपने कोई भी कार्ब ले लिया, रोटी या राइस ले लिया आपने, तो ये फुल बैलेंस डाइट अपने आप में फॉर्म हो जाता है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फैट रिमूव आउट कर दिया पेट्रोलियम से ट्रीट करके। उसके बाद फैट फ्री फ्लैश, जब फैट फ्री हो गया वो फ्लैश, तो उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी वाटर कंटेंट को रिमूव आउट करेंगे। 10% कास्टिक सोडा के साथ उसको ट्रीट करेंगे और उसके बाद वो क्या होगा, उससे वाटर रिमूव आउट हो जाएगा। और जब वाटर रिमूव आउट हो जाएगा तो क्या होगा, पहले ट्रीट किया एसिटिक एसिड से, उसके बाद ट्रीट किया पेट्रोलियम से, उसके बाद ट्रीट किया कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा इज बेसिक बेस एसिड, यहाँ पे बेस, तो जब बेस से ट्रीट कर दिया तो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया। और न्यूट्रलाइज्ड होने के बाद क्रीम कलर का पाउडर जो है, पाउडर्ड जो प्रोटीन है वो ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि उससे फैट आपने निकाल ही दिया है, फैट कंटेंट निकाल ही दिया है, वाटर निकाल ही दिया है, तो बचा क्या, प्रोटीन बचा। और उस प्रोटीन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? प्रोटीन में थोड़ा आयोडीन होगा और विटामिन ए डी कंटेंट प्रेजेंट होगा। और फिश प्रोटीन इज इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, तो बॉडी के लिए फायदेमंद भी है। नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज इसिंगलास। इसिंगलास किससे बनता है? फिश का जो स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर होता है उससे बनाया जाता है। कैट फिशेस के, कार्प्स के या स्टर्जियन के या कॉड्स के, सभी का जो स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर है उसको ट्रीट करके ही बनाया जाता है इसिंगलास। और ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको अच्छे से वॉश करते हैं, उसका ब्लड वगैरह रिमूव करते हैं। डिसेक्शन किया है तो देखा भी होगा कि एयर ब्लैडर ट्रांसपेरेंट होता है, और उसके बाद अच्छे से रगड़ के उसमें से सारा ब्लड वेसल्स और ये सब रिमूव आउट कर देते हैं। तो जब रिमूव आउट कर देते हैं तो प्योर इसिंगलास मिलता है, और वो प्योर इसिंगलास की प्रॉपर्टी होती है एडहेसिव, जिलेटिन की तरह। उसको अगर गर्म पानी में डाल दीजिए तो वो जिलेटिन क्या करता है, फूल जाता है ना, एडहेसिव, विस्कस बना देता है, किसी भी लिक्विड को बनाता है ना। जिलेटिन केक बनाया है किसी ने तो देखा होगा, या जिलेटिन यूज किया होगा। या अंडा जब यूज करते हैं उसको फेंटते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टी जिलेटिन जैसी ही होती है, चिपचिपा सा एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है ना अंडे में। तो वैसा ही इसिंगलास का भी प्रॉपर्टी होता है अगर उसको हॉट वाटर में डाल देंगे तो। ठीक है, तो एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है वाइन को क्लियर करने में। वाइन जो बनती है या बियर बनाया जाता है, ये तो फ्रूट से बनाया जाता है, या उससे बनाया जाता है, बार्ली से बनाया जाता है, जौ से, तो इन चीजों से बनाया जाता है। तो इसको क्लियर कैसे करें, छान तो ऐसे सकते नहीं है आप। तो ये इसिंगलास को गर्म करके डाल दिया जाता है गर्म पानी के साथ। तो डालने की वजह से क्या होता है, जितना भी उसका गंदगी होता है वो सब सेडिमेंट डाउन हो जाता है, इसिंगलास के साथ नीचे बैठ जाता है, और ऊपर क्लियर वाइन जो है वो दिखाई देती है। तो वाइन को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, बियर को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है इसिंगलास को। ठीक है, तो देखिए है ये फिश बाय प्रोडक्ट, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, वाइन इंडस्ट्री में। तो रोल देख रहे हैं कहां तक ये जा रहा है। यस मैम। नेक्स्ट फिश ब्लू। बेटा टाइम बचा है अभी? टाइम तो ओवर हो गया, 10 मिनट। टाइम ओवर हो गया बट आप इतना Yes, ma'am. पढ़ा रहे हो कि मन नहीं हो रहा है। थैंक यू बेटा, मुझे तो अभी कोई दिख नहीं रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत टफ है ये चीज। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ हम बोर्ड को देख के और बोल रहे हैं अंदाज पे, तो काफी नहीं मैम, प्रोसेस है। तो हम तो चाहते हैं, समझ रहे हैं। मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया है। चलो थैंक यू सो मच। लेकिन जब तुम लोग को लगे कि अब हो गया है तो बता देना, मैं बंद कर दूंगी, कल बता दूंगी आगे। नेक्स्ट है फिश ग्लू। इसिंगलास के बाद नेक्स्ट आता है फिश ग्लू।
फिश ग्लू, ग्लू नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, दैट इज स्टिकी सब्सटेंस। तो जब स्टिकी सब्सटेंस है तो किस लिए यूज होगा? कोई भी चीज चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एडहेसिव प्रॉपर्टी है इसकी भी। बनता किससे है? ये भी वेस्ट मटेरियल से बनता है, बोन्स, स्केल्स, फिन्स, ये सब जो है वो डिस्कार्डेड मटेरियल है, इसको यूज तो किया नहीं जाता है। ये सारे डिस्कार्डेड मटेरियल को यूज करके बनाया जाता है फिश ग्लू। और मेनली किससे ये मिलता है? कॉड से या स्टर्जन्स से। अब आएगा दिमाग में स्टर्जन्स क्या होते हैं। स्टर्जन्स जो ये लेस्मोब्रैंक फिशेस हैं उन सबको स्टर्जन्स कहते हैं। उसमें से मेनली शार्क है और स्फिरना। स्फिरना देखा था, हैमर हेडेड शार्क। एक तो स्कॉलियोडॉन है और दूसरा देखा था, आप देखा होगा आपने अपने अपने लैब में, हैमर हेडेड शार्क। यस हाँ, तो ये सब जो है स्टर्जन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सारे जो फिशेस होती हैं, इनसे जो बोन, इनका जो डिस्कार्डेड बोन, स्केल और फिन होता है, उससे फिश ग्लू बनता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एडहेसिव होती है। इट इज यूज्ड एज एन स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फॉर पेपर्स, फाइल्स, वुड, लेदर एंड ग्लास। सोचो, लेदर और ग्लास को भी चिपका सकता है ये, तो कितना स्ट्रॉन्ग इसका एडहेसिव प्रॉपर्टी है। पुराने जो पहले के मोची लोग होते थे, जो ट्रेडिशनल तरीके से जूते चप्पल बनाते हैं, वो जो चिपकाने का मटेरियल अपने पास रखते हैं ना जूते बनाते वक्त, यस मैम। दैट इज फिश ग्लू। वो फिश ग्लू होता है, वो नॉर्मल चीज नहीं होती है, उसका एडहेसिव प्रॉपर्टी अलग होता है। बाकी आप कितना भी मार्केट से खरीदिए फेविक्विक और कोई भी चीज, लेकिन उसका एडहेसिव प्रॉपर्टी अलग है। आप फेविक्विक से अपना अगर सैंडल टूट गया है चिपकाइए तो बहुत लंबे टाइम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप मोची के पास जाके उसको चिपकवाइएगा तो वो लंबे टाइम तक चलता है, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर। वो वाटर रेजिस्टेंट ग्लू होता है, तो वो खराब नहीं होता है, और उसमें फिश ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फिश लेदर। अब फिश का स्किन जो है वो भी यूज किया जाता है एज अ लेदर। द स्किन ऑफ सम फिशेस, particularly sharks and rays, are sometimes used by mankind and it is popularly called shagreen. ये जो स्किन है फिशेस का, ये कौन सी फिशेस है? शार्क्स और रेज। शार्क्स कौन सी? जिसमें स्कॉलियोडान आ जाता है, स्फिरना आ जाती है। रेज कौन सी? जिसमें कि ट्राइगॉन आ जाता है या टॉर्पीडो आ जाता है, ये सब रेज कहलाती हैं। ठीक है, जो चपटी मछलियां होती हैं, चपटी होंगी और उनका शेप जो है वो पतंग जैसा हो। ट्राइगॉन ऐसा है और टॉर्पीडो ऐसा है, है ना? तो जिसका पतंग जैसा शेप है वो सारी मछलियां रेज में आती हैं। और शार्क्स में जिनका बॉडी जो है स्लेंडर होगा, लंबा स्लेंडर बॉडी है, दैट इज शार्क। तो ये सारी मछलियां क्या कहलाती हैं? शाग्रीन। इनका स्किन जो है वो शाग्रीन कहलाता है, क्योंकि उसका कलर जो है बहुत सुंदर होता है। आप लोग लैब में भी जब प्रैक्टिकल करते हैं तो अगर स्कॉलियोडॉन देखिए तो आपको तो प्रिजर्व्ड स्कॉलियोडॉन मिलता है, लेकिन फिर भी उसका स्किन आप देखिए तो कितना शाइनी होता है। मैं आग उसमें बार ले जो हाँ? आग बार ले कहे संजा होगा लो जो। अब मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो गए हैं, अब बंद कर देते हैं क्लास। नो मैम, नो मैम। ले अभी मैम आप कल देख लीजिए। यस मैम। ले देते हैं, कुछ खाइए पीजिए भी। मुझे लगता है ओवर नहीं होना चाहिए टाइम, कि आपको भी ना लगे कि बोरियत हो गई है। तो नेक्स्ट कल देख लेंगे, उसके बाद कल की क्लास हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम आपको जितना भी मटेरियल है वो शेयर कर देंगे। जो भी मटेरियल है उसको हम शेयर कर देंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप लोग को लगे कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग बता देना, मटेरियल शेयर कर लेंगे फिर। ठीक है, ओके बाकी तो हमें लगता है कि कोई अगर दिक्कत होगी तो कल डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स जो आपका ये है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे आपको। ठीक है, ओके।
मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके बेटा, थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके बाय।